स्टार्ट killing stream. चलिए शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? बोले सर नो। चलिए ध्यान देना। लेट्स गो। ओके, हर हर महादेव मित्रों, जोर से बोलो जरा जीवन में। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सबसे पहले थोड़ा शेड्यूल बोल दूं कि आज हम किस प्रकार से जाने वाले, सो यू विल गेट एन आइडिया। कल तक जो हमने फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का पढ़ा था उसका ऑडियो रिवीजन कर लेंगे, फिर सेक्शन रिवीजन करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है उसका। देन विल गो फॉर द मेमोरेंडम और उसके क्लॉजेस, ठीक है। देन विल गो फॉर द नेम क्लॉज, उसका वॉलेंट्री चेंज, उसका कंपलसरी चेंज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसका अल्ट्रेशन, और उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और उसका अल्ट्रेशन, ठीक है। इतना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इज इट क्लियर? यस और नो? सबसे स्टार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले विद द ऑडियो रिवीजन। हमें प्रमोटर से लेकर अभी तक हमने जो जो पढ़ा था उस सबको रिवाइज करना है, ठीक है। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अगर कर सकते हो तो रिकॉर्ड कर लीजिए, बेटर है। अदरवाइज ग्रुप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो लोग जीडी बाद में रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, कृपया आप खुद के लिए रिकॉर्डिंग करके रखिए। मेरे तरफ से शेयर करना मुश्किल होगा क्योंकि ग्रुप के ऊपर गूगल ड्राइव का लिंक है, प्लेलिस्ट के अंदर लिंक है, उसमें से अगर आप डाउनलोड कर सकते हो देखो, बट मुझे मत पूछना, मैं नहीं भेजूंगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। लेट्स गो। हर हर महादेव मित्रों, दिस इज दर्शन खरे, रिवाइजिंग सीए इंटर लॉ, सीए में इंटर लॉ, और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन और उसका कुछ कंटेंट। सबसे पहली बात, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर शुरू करने के पहले आपको आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग प्रमोटर्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रमोटर के डेफिनेशन मेंशन किया है 2 सबसेक्शन नंबर 69 के अंदर। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस। Point number 2, who is identified as a promoter in the annual return, prospectus का section है 2 subsection 70, annual return का section number है section number 92. A person also who controls the affairs of the company directly or indirectly, उसे भी हम प्रमोटर कह सकते हैं। एंड अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको भी प्रमोटर कहते हैं। सिंपली आप इसमें याद रख सकते हो 3 तरीके से प्रमोटर बनता है, नाम से, काम से, दम से। नाम मतलब नाम लिखा होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न में। काम मतलब हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और दम मतलब अकॉर्डिंग टू हुज इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम्ड टू एक्ट। ये होने के बाद में हमने प्रमोटर के डेफिनेशन के लिए, प्रमोटर के मीनिंग के लिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के 4 केसेस पढ़े हुए थे, जिसमें से पहला केस है वाइले ब्रिज प्रिंटिंग कंपनी वर्सेस ग्रीन, जिसके अंदर बोला गया है प्रमोटर सिग्निफाइज द नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फेमिलियर टू द कमर्शियल वर्ल्ड। कमर्शियल वर्ल्ड को जो नए बिजनेस ऑपरेशन आइडेंटिफाई करता है, इंट्रोड्यूस करता है, हम उसे प्रमोटर कहते हैं। टाइक्रॉस वर्सेस ग्रांट, जिसके अंदर बोला गया है कि प्रमोटर जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए इन द नेम ऑफ कंपनी। देन थर्ड इज लगुनास नाइट्रेट कंपनी वर्सेस लगुनास सिंडिकेट, जिसके अंदर बोला गया है कि अ पर्सन जो जरूरी नहीं है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही कंपनी के साथ रहे। सी, इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो साथ में है उसे तो हम प्रमोटर कहते ही है, बट इनकॉर्पोरेशन के बाद ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी जो कंपनी के लिए कैपिटल फ्लोट करता है, हम उसको भी प्रमोटर कहते हैं। और फिर हमने देखा था एर्लंगर वर्सेस न्यू सिमरेरो फॉस्फेट कंपनी, जिसके अंदर बोला गया है कि प्रमोटर ये हमेशा इंडिविजुअल होने की जरूरत नहीं है, प्रमोटर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ये 4 केसेस देखने के बाद में हमने प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना, CACS CMS की सैलरी देना, फाइलिंग विद द ROC, फर्नीचर के एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो भी आप इनकॉर्पोरेशन के पहले कंपनी सेट करने के लिए करते हो।
ये एक्सपेंसेस को इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 2 मतलब इस चैप्टर के अंदर वॉइड करार दिया है। हालांकि इन्हीं एक्सपेंसेस को चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के सेक्शन में सेक्शन नंबर 52 में इसको वैलिड करार देते हुए सिक्योरिटीज प्रीमियम के खिलाफ राइट ऑफ करना अलाउ किया है। साथ में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी इन एक्सपेंसेस को इंस्टीट्यूट ने वैलिड दिया है। तो आपने इसका आंसर सब्जेक्ट टू चैप्टर रखना चाहिए। चैप्टर 2 में वॉइड, चैप्टर 4 और फेमा के अंदर इसे वैलिड माना जाएगा। दूसरा है ऐसे एक्सपेंसेस जो आप इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले करते हो, हम उसको प्रोविजनल एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अंदर वर्कमैन के कॉन्ट्रैक्ट्स, रॉ मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं। ये एक्सपेंसेस प्रोविजनल वाले टोटली वैलिड है, पर इन एक्सपेंसेस का वैलिडिटी ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद ही आता है, उसके पहले नहीं आता। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। हमने प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रोविजनल एक्सपेंसेस का डिफरेंस देखा था। फिर वी हैव गॉन फॉर द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज जो हमने देखी थी वो थी सेक्शन नंबर 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर हम सिर्फ 3 टाइप के कंपनीज फॉर्म कर सकते हैं। एक है पब्लिक, प्राइवेट और ओपी, तीसरा है ओपीसी। जितनी भी बाकी डेरिवेशन है, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न, गवर्नमेंट, फॉरेन, ऑब्जेक्ट वाइज या वर्किंग, नॉन वर्किंग के वाइज, डोरमेंट और एक्टिव कंपनी, ये सारे के सारे पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी के ही डेरिवेशंस है, इसके ही सब पार्ट्स है। फिर उसके बाद में हमने ये मेंशन किया था कि पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स, 3 डायरेक्टर, प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स, 2 डायरेक्टर और ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर, 1 डायरेक्टर होना चाहिए। हालांकि सेक्शन 3 का जो बचा हुआ पोर्शन है वो है ओपीसी के रिगार्डिंग प्रोविजंस, जो हमने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी चैप्टर के अंदर कवर अप कर लिया है। ये होने के बाद हम अगले सेक्शन के ऊपर गए थे जो था सेक्शन नंबर 3A, मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर किसी कंपनी के मेंबर्स ये स्पेसिफिक पीरियड के अंदर स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे हो जाते हैं। अब देखो ओपीसी के केस में तो ये सेक्शन लगेगा ही नहीं, बिकॉज ओपीसी में 1 मेंबर के नीचे जाएगा तो नॉमिनी इमीडिएटली मेंबर बन जाएगा। सो ओपीसी को सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन इज बेसिकली अप्लीकेबल फॉर द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट में भी रेयरली लगेगा, बिकॉज प्राइवेट में भी 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक भी गायब हो गया तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा मेंबर जो है वो इमीडिएटली दूसरे मेंबर अरेंज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट को नहीं लगेगा, मेरा कहना यह है कि प्राइवेट को ये काफ़ी रेयरली लगेगा। तो मेनली जो सेक्शन का पूरा एस्पेक्ट है वो पब्लिक कंपनी के हिसाब से बना है, जिसमें 7 से कम मेंबर अगर किसी कंपनी में होते हैं, 7 के नीचे मेंबर फॉल हो जाते हैं या प्राइवेट में 2 के नीचे फॉल हो जाते हैं, तो कंपनी को 6 मंथ्स का ट्रांजिशन मिलता है। 6 मंथ्स तक के लाइबिलिटी कंपनी की ही है। तो मेंबर फॉल होने के पहले और मेंबर फॉल होने के बाद 6 मंथ्स तक के देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। एंड 6 मंथ्स खत्म होने के बाद में अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स वापस से 7 या 2 के ऊपर नहीं बढ़ाते हो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में लाइबिलिटी मेंबर्स की हो जाएगी जो हो जाएगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उस ड्यूरेशन में, स्पेसिफिकली उस ड्यूरेशन में आफ्टर द 6 मंथ्स कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके लिए जो बचे हुए मेंबर्स है जिनको इस चीज का नॉलेज है, हु हैव द कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट, विल बी पर्सनली लायबल फॉर सच एक्सपेंसेस। इज इट वेरी क्लियर? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। और फिर जब नंबर ऑफ मेंबर आप वापस बढ़ा लोगे, ऐसे सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी वापस से कंपनी के तौर पर शिफ्ट हो जाएगी। यह है सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन नंबर 3A के अंदर बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि 6 मंथ्स ट्रांजिशन भूलना नहीं है। और दूसरा, जो मेंबर अवेयर है इस फैक्ट के, रादर की भाई नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल हो चुके हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम के, बस वही मेंबर्स लाइबल रहेंगे, बचे हुए मेंबर गुड फेथ के अंदर लाइबल नहीं होंगे। यह होने के बाद में हम चले गए थे सेक्शन नंबर 7 के अंदर। जो सेक्शन नंबर 7 है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का, थोड़ा रैंडमली हम जा रहे हैं बिकॉज फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में आपने इनकॉर्पोरेशन एंड क्लॉज वाइज पढ़ना चाहिए। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहली चीज देखी थी कि कंपनी के जो प्रमोटर है सबसे पहली स्टेप लेंगे तो कंपनी ये लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल प्रोसेस और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बननी चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इलीगल रहा तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही वॉइड माना जाता है। कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नॉर्मली कंक्लूसिव एविडेंस होता है। कंक्लूसिव मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो भी लिखा हुआ है, वॉट एवर इज रिटन इन द सर्टिफिकेट इज एक्चुअली अ फाइनल थिंग। बट इन 2 केसेस ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉइड होगा। एक तो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज इलीगल है, या तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इंफॉर्मेशन फॉर्ज्ड है। ऐसे केस में ही सर्टिफिकेट वॉइड होगा। हालांकि अगर सर्टिफिकेट पे कोई इनकॉर्पोरेशन का डेट गलत भी दिया है तो उस गलत डेट को भी सही माना जाएगा और उस डेट के पहले के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे एज अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर प्रमोटर सिलेक्ट करेगा कंपनी को, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स लाएगा और उसके साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। स्टेप 3 के अंदर हमने देखा था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको फाइल करना जरूरी है। अगर आप खुद मेमोरेंडम आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो तो आपने खुद ने मेमोरेंडम आर्टिकल क्रिएट करना है। नहीं कर सकते तो शेड्यूल 1 टू द कंपनीज एक्ट में मॉडल MOA AOA के पूरे ड्राफ्ट्स दिए हैं।
आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर के इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये ड्राफ्ट दिए है मेमोरेंडम का। शेयर कैपिटल कंपनी का टेबल नंबर 1, गारंटी कंपनी का टेबल बी, कॉम्बो कंपनी का टेबल सी, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल का टेबल डी और अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल का टेबल ई। फिर उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर शेयर कैपिटल कंपनी इस टेबल एफ, कॉम्बो कंपनी के लिए जी, गारंटी कंपनी के लिए एच, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल के लिए आई एंड अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल के लिए जे। आप इन मेमोरेंडम आर्टिकल को आरएसवी से फाइल कीजिए। फिर स्टेप नंबर 4 में आपने डिक्लेरेशन, स्टेप 4 और 5 हमने कंबाइन किया था। डिक्लेरेशंस और सीएमए के सर्टिफिकेशंस आपने आरओसी को फाइल करने हैं। आईएनसी 8 के अंदर आपने, क्योंकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वैलिड है, ये आपने आरओसी को बोलना है सीएमए के सर्टिफिकेशन के साथ। आईएनसी 9 में सब्सक्राइबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेरेशन और कंसेंट लगेगा। डिक्लेरेशन ये लगेगा कि उनको कंपनीज एक्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेशन से दे आर नॉट बीइंग प्रोहिबिटेड। दूसरा, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द फ्रॉड इन लास्ट 5 years अंडर द एनी लॉ। और तीसरा, ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम इज ट्रू एंड फेयर। फिर आईएनसी 10 के अंदर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सनल डिटेल लगेंगे, जैसे नेम, सरनेम, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, नेशनलिटी, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, दिन, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लग सकती है। फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट आपने आरओसी को फाइल करने चाहिए। आईएनसी फॉर्म नंबर इसके लिए इनिशियल है 7, पर 7 को रिप्लेस कर दिया है स्पाइसी ने, स्पाइसी 32। स्पाइसी इज अ सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ये 3 मिनिस्ट्री से गवर्न किया हुआ स्पाइसी है, बिकॉज इसके अंदर आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के भी अप्रूवल्स मिलते हैं, इसलिए 3 मिनिस्ट्रीज इसको गवर्न करते हैं। स्पाइसी आपने आरओसी को फाइल कर दिया तो आपको 30 डेज के अंदर आईएनसी 1 दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा और साथ साथ में कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिल जाएगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर का डिकोडिंग हमने एक्चुअली देखा था, जिसको ऑडियो रिवीजन में रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो कृपया इसके लिए मॉड्यूल या हमारे नोट्स रेफर कीजिएगा। नीचे स्टेप नंबर 7 के अंदर हमने ये देखा था कि प्रमोटर, सब्सक्राइबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अगर कोई फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में दे विल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन नंबर 447 एंड एनसीएलटी इनके खिलाफ 5 ऑर्डर पास कर सकते हैं। सबसे पहले टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, चौथा वाइंडिंग अप एंड पांचवा एनी अदर ऑर्डर जो इनको सही लगता है। नाउ स्पेशल पॉइंट जो आपने सेक्शन 7 के अंदर याद रखने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, वो ये है पॉइंट नंबर 1, स्पाइसी ये इंटीग्रेटेड ई फॉर्म है जो 3 मिनिस्ट्री से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एंड रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा, स्पाइसी 29 एक और ई फॉर्म है जिसका एमओए 30 में है, एओए 31 में है। स्पाइसी 32 अभी हमने जो पढ़ा उसका ईएमओए 33 में है और ईएओए 34 में है। साथ साथ में मेंशन किया गया है ईच सब्सक्राइबर शॉल add his name, address, description, occupation, give a thumb impression in the presence of the 2 witness कि वो कंपनी का सब्सक्राइबर बनना चाहता है। ये एक खास प्रोविजन है, मॉड्यूल में दिया है। If the subscriber is a body corporate, then memorandum article shall be authenticated by director or the officer or the employee of such a body corporate. So अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी बनाई है तो सब्सक्राइबर के तौर पे उनके डायरेक्टर और ऑफिसर के सिग्नेचर लगेंगे। Subscriber to the memorandum is a foreign national residing outside India. His signature address on a memorandum or the article of the association and a proof of identity shall be नोटराइज, मतलब कोई भी फॉरेन एड्रेस, फॉरेन नेशनल पर्सन है, वो अगर इंडिया में कंपनी बनाना चाहता है तो उसका नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें नोटराइज करना जरूरी है। एज गुड एज एफिडेविट बनाना जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो सही है। फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स के पर्सनल डिटेल DIR2 और DIR12 में आपने फाइल करनी चाहिए। और उसके बाद में हमने CIN का, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर का डिकोडिंग देखा था। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है एक्सेप्ट फॉर लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉर्जरी। बाकी सब केसेस में सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, पर अगर ऑब्जेक्ट इलीगल है और फॉर्जरी है तो ऐसे केसेस में सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। इतनी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। आज हम इसके बाद में नेक्स्ट ऑडियो रिवीजन के अंदर हम बचा हुआ कंटेंट करेंगे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। So this is chapter 2. Section 7, promoter. दूसरा ऑडियो नोट है ना।
ओके मैं इसको अपलोड कर दूंगा ड्राइव के ऊपर, एक बार मुझे सर्च करना पड़ेगा। चल बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे से। सो यस्टरडे के अंदर हमने जो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस देखा था उसको हमने ऑडियो रिवीजन में रिवाइज कर लिया है। एक बार जरा सेक्शंस को रिवाइज करते हैं। आर यू गाइस रेडी? यस और नो? चलो सबसे पहली बात थोड़े डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं। मुझे एक बार बताइए 2 सबसेक्शन 6 किसका है? एसोसिएट कंपनी। 2 सबसेक्शन नंबर 20 कंपनी। 221 कंपनी बाय गारंटी। 222 कंपनी बाय शेयर्स। उसके बाद में 2 सबसेक्शन नंबर 40 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 241 फाइनेंशियल ईयर। 242 फॉरेन कंपनी। 245 गवर्नमेंट कंपनी। 246 होल्डिंग कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद में 2 सबसेक्शन 51 की मैनेजरियल पर्सन। 2 सबसेक्शन 52 लिस्टेड कंपनी। 262 ओपीसी। 268 प्राइवेट कंपनी। 269 हमने देखा प्रमोटर। 270 प्रोस्पेक्टस। 271 पब्लिक कंपनी। 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 277 साथ साथ रिलेटिव्स। उसके बाद में 285 स्मॉल। 287 सब्सिडरी एंड 292 अनलिमिटेड। एक बार मुझे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन बोलना। सेक्शन नंबर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। 3A मिनिमम मेंबर्स 4, MOA 5, AOA 6, एक्ट टू ओवरराइड MOA AOA 7, इनकॉर्पोरेशन 8, NPO 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 9 कैरेक्टर 10 बहाने करके ले गए MOA AOA। 10 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 11 है क्या? नहीं। 12 रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 अमेंडमेंट ऑफ MOA। 14 अमेंडमेंट ऑफ AOA। 15 कॉपीज। 16 नेम। 17 इंस्पेक्शन। 18 कन्वर्जन। 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। 20 सर्विस। 21 ऑथेंटिकेशन। 22 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। 23 नहीं होगा। ठीक है चलो। सो यहां तक के अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। एक बार चैप्टर वाइज मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बोल के रख दीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर के अंदर सेक्शन 3 से लेकर 22 क्या है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद में कौन सा है? 23 से लेकर 42 किसका है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में 43 से लेकर 72 कौन सा? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। उसके बाद में 73 से लेकर 76A किसका है? डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद में 77 से लेकर 87 जो किसका है? चार्जेस। फिर उसके बाद में 88 से लेकर 122 किसका है? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देन 123 से लेके 127 किसका है? डिविडेंड। 128 से लेके 138 अकाउंट्स। 139 से लेके 148 ऑडिट। फॉरेन कंपनी बोलिए एक बार। 379 से लेके 393। चलो इतना याद है सबको? इतना याद होना ही चाहिए। डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। 2-5 मिनट जाएंगे पर बहुत काम की चीजें हो जाएगी। ठीक है चलो आज दोनों रिवीजन हमारे हो चुके हैं। ठीक है बोथ रिविजन आर डन। सेक्शन रिविजन इज डन। अब हम जाने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको पढ़ाऊं उससे रादर कभी भी बेटर है कि मैं आपको स्ट्रेट अवे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखा दूं। तो आप आ जाइए बोर्ड के ऊपर, फोकस करना बहुत अच्छे से, तो जाके आपको समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस होते हैं? हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? मेमोरेंडम में होते हैं 7 क्लॉजेस। ठीक है पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में, ऐसा नो कि नहीं? याद है? चलो एक बार पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, मेरे साथ में पूरे के पूरे एक्शन कर लो, फटाफट याद हो जाएगा। रेडी? सबसे पहला नेम क्लॉज। नाम लिखते हैं नहीं इधर, इधर 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 नहीं, इधर। उसका नाम तुमने कभी लिखा होगा, बाद में फिर टैटू करके मिटाना पड़ा, है ना? सो पहला कौन सा क्लॉज बोले एक बार? नेम। लाइव स्ट्रीम में भी सबने एक्शन करना है। सो सबसे पहला क्लॉज नेम। दूसरा ऑब्जेक्ट। कौन सा? ऑब्जेक्ट। तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस कैपिटल। सब्सक्रिप्शन, जो कैपिटल लगाता है वो कौन होता है? सब्सक्रिप्शन। लाइबिलिटी, उड़ाने वाला। सो कौन सा क्लॉज बोला एक बार? लाइबिलिटी। फिर नॉमिनेशन। नॉमिनेशन नहीं, नॉमिनेशन। इज इट वेरी क्लियर? सो एक बार वापस से कौन कौन सा? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी एंड नॉमिनेशन। इज इट वेरी क्लियर? 7 क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम के। अब नॉमिनेशन ये जो क्लॉज है ये सिर्फ ओपीसी में होता है। कौन सी कंपनी में होता है? ओपीसी। ये नॉर्मल कंपनी में होता है क्या? नहीं। पब्लिक प्राइवेट में नॉमिनेशन क्लॉज नहीं होता। सो मैं आपको एक बार दिखा दूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखता कैसे। नहीं तो जीवन में भाई साहब सीए इंटर पास हो गया और पता ही नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखता कैसे, तो बहुत तकलीफ वाली बात है। ठीक है सो बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना अच्छे से। सो दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्फोसिस।
ये मेमोरेंडम दिखाने के पीछे का एक और मतलब है, दिस इज नॉट INC 11, या INC 11 का अर्लियर वर्जन था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इन्फोसिस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। आज जब हम नेम क्लॉज पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से इन्फोसिस ने खुद का नाम चेंज किया है, इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वॉलेंटरी नेम चेंज का प्रोसेस देखेंगे। और इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से अब उसने वापस से नाम चेंज किया है सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड करके। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो ये हम प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से होता है। देन देयर इज अ चेंज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैं आपको इसका भी वर्जन दिखाऊंगा कि नाम चेंज करने के बाद में कौन सा सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। इज इट वेरी क्लियर? ये होने के बाद में हम जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। सो दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस प्रकार से दिखता है। सबसे पहला क्लॉज कौन सा होता है बोले एक बार, नेम। एज यू कैन सी द नेम ऑफ द कंपनी इज क्या बोले एक बार उसे, इन्फोसिस लिमिटेड। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कौन सा क्लॉज, रजिस्टर्ड। हमने ऑब्जेक्ट किया था याद रखने के हिसाब से, पर मेमोरेंडम में कौन सा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की इतनी बेइज्जती की गई है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। किधर, वो तुम ढूंढ लो। ये सिर्फ स्टेट लिखते हैं, एड्रेस भी नहीं लिखते। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यहाँ एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आप जब बोलते हो मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिक को क्या तुम स्टेट बोलने वाले हो सिर्फ? इज इट वेरी क्लियर? सो यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, बट ठीक है, इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सारों के ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है, कि इन द स्टेट ऑफ दिस, दैट्स इट। फिर आता है आपका कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एज यू कैन सी 36 है। वही अगर आप टीसीएस का खोल के देखो तो टीसीएस में 80 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, 80। देन देयर इज अ कैपिटल क्लॉज, कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। एज यू कैन सी कि इन्फोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हो, दैट इज ₹1200 करोड़ के शेयर, ₹5 का एक शेयर, इस प्रकार से उन्होंने डिवीजन किया है। देन देर इज अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसके अंदर आप देख सकते हो नागाराव रामाराव नारायण मूर्ति जी जो ओरिजिनल प्रमोटर है। देन देर इज अ श्रीनिवासन राघवन, नादथुरा श्रीनिवासन, सॉरी। देन देर इज सेनपत्ती गोपाल कृष्णन, एंड देन देर इज नंदन मोहन निलेकानी। नॉर्मली नारायण मूर्ति जी एंड नंदन मोहन निलेकानी आर कंसिडर्ड टू बी द मेन प्रमोटर्स ऑफ द इन्फोसिस। और आप देख सकते हो हर सब्सक्राइबर को एक एक शेयर लेना जरूरी है, तो उनके सामने 1 शेयर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सबसे आखिरी होता है लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी लिमिटेड, ये यहाँ नीचे छुपा हुआ है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी केवल एक बार जो से लिमिटेड। दिस इज लाइबिलिटी क्लॉज। एज इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इसमें नॉमिनेशन क्लॉज नहीं होता। तो नॉर्मल कंपनी में होते हैं 6 क्लॉजेस, ओपीसी में होते हैं 7 क्लॉजेस। सबको समझ में आया पक्का? अब ऐसा ही आप अगर चाहो तो हमारे पास टीसीएस का भी है, सेम सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन सिचुएशन में देखो तो 80 क्लॉजेस इनके सिर्फ ऑब्जेक्ट के है। एज यू कैन सी 81 क्लॉजेस ऑब्जेक्ट के रखे हुए हैं इन्होंने, 81 पॉइंट्स। फिर लाइबिलिटी मेंबर्स की दी है लिमिटेड, उसके बाद में शेयर कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। खास बात यह है कि टीसीएस के प्रमोटर्स के अंदर या सब्सक्राइबर के अंदर आपको कहीं पे भी टाटा का जिक्र नहीं दिखेगा, ना ही रतन टाटा का। द फर्स्ट सब्सक्राइबर टू द टीसीएस इज द भारतचंद्र सीताराम भालेराव, एंड दूसरा इज पूनावाला इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट के जो प्रमोटर है, पूना से जो बिलोंग करते हैं। दोनों ने एक एक शेयर होल्ड करके रखा है। दे हैव इनकॉर्पोरेटेड द टीसीएस। एक बात आपने याद रखना है, जैसे नारायण मूर्ति को हम प्रमोटर बोलते हैं, वंस अ प्रमोटर ऑलवेज अ प्रमोटर। मतलब जीवन में एक बार आपके नाम पे प्रमोटर का टैग लग गया तो उस कंपनी के आप जीवन भर प्रमोटर ही हो, उसमें दिक्कत ही नहीं है। उसी प्रकार वंस अ सब्सक्राइबर ऑलवेज अ सब्सक्राइबर। एक बार अगर आप कंपनी के मेमोरेंडम पे आपका एज अ सब्सक्रिप्शन में नाम आ गया तो आप कंपनी के जीवन भर सब्सक्राइबर ही रहोगे। क्यों? अब नाउ वी नेवर नो कि भालचंद्र सीताराम भालेराव जी ने अभी भी शेयर होल्ड करके रखा है या नहीं, या पूनावाला जी ने अभी भी शेयर होल्ड करके रखा है या नहीं। क्वाइट पॉसिबली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट स्टिल दे आर सब्सक्राइबर्स। हमने इन्फोसिस का भी जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज देखा उसमें 4 लोगों ने हो सकता है अभी भी शेयर होल्ड किए नहीं। हालांकि नारायण मूर्ति अभी इन्फोसिस में कुछ भी नहीं है, पर उनके नाम से सब्सक्रिप्शन क्लॉज अभी भी एक्टिव है। सो एज अ प्रमोटर एंड सब्सक्राइबर, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, पर इससे आप एक अच्छे सीए बनोगे। वंस अ प्रमोटर ऑलवेज अ प्रमोटर, वंस अ सब्सक्राइबर ऑलवेज अ सब्सक्राइबर। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लाइव स्ट्रीम में, और जो भी लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं नीचे कमेंट में लिखिएगा, वंस अ प्रमोटर ऑलवेज अ प्रमोटर, वंस अ सब्सक्राइबर ऑलवेज अ सब्सक्राइबर। इज इट वेरी क्लियर? तो एक बार मुझे सारे के सारे क्लॉजेस वापस करके दिखाइए। रेडी सब लोग? सबसे पहला क्लॉज कौन सा है सब जन बोले एक बार, नेम क्लॉज। दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट। तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, नॉमिनेशन। इज इट वेरी क्लियर? अब इन क्लॉजेस के अंदर हम जाने वाले हैं, बट क्लॉजेस के अंदर जाने के पहले मुझे आपको कुछ और समझाना जरूरी है। लाइव स्ट्रीम में यहां तक के समझ में आएगा जरूर बोलिए, और जो 2 सेंटेंस मैंने बोले वो कृपया एक बार कमेंट में डालिए, मतलब डालिए। इट इज वेरी नेसेसरी कि कुछ बेसिक चीजों में आपने दिक्कत नहीं करनी चाहिए। बेसिक चीजें जैसे कि भाई साहब कंपनीज एक्ट में हाईकोर्ट नहीं होता, वेरी बेसिक,
ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता, वेरी बेसिक। फिर वंस अ प्रमोटर एंड सब्सक्राइबर, ऑलवेज अ प्रमोटर एंड सब्सक्राइबर, वेरी बेसिक। इज इट वेरी क्लियर? उसके बाद में लिस्टेड कंपनी के केसेस में पब्लिक इशू, डीमैटेराइजेशन, लिस्टिंग, ट्रेडिंग, ये होना ही चाहिए चारों चीज एक साथ, वेरी बेसिक। तो ऐसी कुछ चीजें जिसके साथ में मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसमें से 5-6 सेंटेंसेस है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ये चीज को आपने याद रखना, ठीक है। चलो, सो मैं अभी आपको जो चीज पढ़ा रहा हूं, कृपया उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। इससे मेमोरेंडम का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आपको यह भी पता चलेगा कि भाई साहब सेक्शन याद रखने का आपको फायदा क्या हो सकता है, ठीक है। फोकस करना अच्छे से, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। सो अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, क्या बोले एक बार उसे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर हम 7 क्लॉजेस मेंशन करते हैं। क्या तुम मुझे सारे क्लॉजेस के नाम बोल सकते हो बच्चों? सबसे पहला क्लॉज कौन सा? नेम। दूसरा क्लॉज कौन सा है? ऑब्जेक्ट। तीसरा क्लॉज कौन सा है? रजिस्टर्ड ऑफिस। चौथा क्लॉज कौन सा है? कैपिटल। पांचवा क्लॉज कौन सा है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद में, अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज को बहुत सारे लोग एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि लोग एसोसिएट होकर इकट्ठा आ रहे हैं ना, है ना। एंड देन देयर इज अ कौन सा क्लॉज बोले एक बार? लाइबिलिटी। एंड देन देयर इज अ कौन सा क्लॉज बोले एक बार? नॉमिनेशन, ठीक है। तो 7 क्लॉजेस हो रहे हैं मेमोरेंडम के। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? अब मैं आपको बहुत खास चीज बोल रहा हूं, ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अगले 1-2 लेक्चर्स पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, आज का मिला के। ये सब में बेस सेक्शन जो है, कौन सा सेक्शन बोले एक बार उसे? बेस सेक्शन, वो है सेक्शन नंबर 4, जो खुद मेमोरेंडम का है, क्योंकि ये सारे क्लॉजेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने का काम कौन से सेक्शन ने किया है? 4, एक्सेप्ट फॉर नॉमिनेशन क्लॉज जो 3 में बोला है। और हालांकि सेक्शन 3 का ओपीसी वाला नॉमिनेशन क्लॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो मेरा कंसर्न अभी नॉमिनेशन क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये हमारा हो चुका है। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, अगर इनको आपको अल्टर करना है, क्या करना है? अल्टर, तो इनको अल्ट्रेशन का जो सेक्शन है वो मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन का सेक्शन लगेगा। क्या बता सकते हो कौन सा? बोलो, मेमोरेंडम अल्ट्रेशन का सेक्शन। मेमोरेंडम कौन सेक्शन में अल्टर होता है? 13। तो अल्ट्रेशन सबके लिए आपको सेक्शन लग रहा है कौन सा बोले एक बार उसे? 13। इज इट वेरी क्लियर? पर अगर आपको, अच्छा, नॉमिनेशन के लिए नहीं लगता, नॉमिनेशन की हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, हमने नेम के लिए तो स्पेशल सेक्शन भी एक देखा है ना, नाम बनता है, जोर से बोलो, नाम बनता है 16 में, तो हमको उसको भी तो साथ में पढ़ना चाहिए अगर हम क्लॉज पढ़ रहे हैं तो। मुझे बताओ, रजिस्टर्ड ऑफिस कौन, सॉरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे होगा, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कौन से सेक्शन में है? 10, ये। तो मुझे बताओ, वो भी तो स्पेशल सेक्शन देखना पड़ेगा। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी गली में है? जोर से बोलो, कौन सी गली में है? 12, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो, कैपिटल क्लॉज का तुम्हें नहीं पता, इसलिए मैं बोल रहा हूं सेक्शन नंबर 61, शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर। आया क्या? लिंक हुआ क्या? कहां से कहां तक शेयर कैपिटल डिबेंचर? 43 से लेके 72। इज इट वेरी क्लियर? सो शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर 61, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और कैपिटल क्लॉज के लिए सेम है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन कैपिटल अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। लाइबिलिटी क्लॉज के लिए सेक्शन नंबर है 65, अगेन सेम चैप्टर। नॉमिनेशन तो हमारा हो चुका है। तो अगर आप देखो तो मेमोरेंडम का बेस सेक्शन 4 एंड अल्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 13 छोड़ के भी स्पेसिफिक क्लॉज के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। अब अगर मैं आपको लाइन से पढ़ाऊं और मैं बोलूं पहले पूरा 4 पढ़ा देता हूं, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 पूरा पढ़ा देता हूं, फिर 14, 15, फिर 16, फिर 10 है, फिर 12, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो आपको जीवन में कभी क्लॉजेस समझ में नहीं आ सकते। इज इट वेरी क्लियर? तो अब मैंने तुम्हें सेक्शन याद करवाया इसीलिए क्योंकि अब हम क्लॉज वाइज जा पाए। अभी हम नेम क्लॉज उठाएंगे, उसको पूरा खत्म करेंगे, उसके अंदर जो तीनों सेक्शन आते हैं हम उसको फिनिश करेंगे। दैट इज 4, 13, 16, तीनों एक साथ। नेम क्लॉज हो गया, विल गो फॉर ऑब्जेक्ट, बिकॉज सवाल एग्जाम में तुमको ऐसा नहीं आने वाला है कि ये सेक्शन में क्या लिखा है, सवाल ये आने वाला है नेम क्लॉज में क्या लिखा है, नेम क्लॉज के बारे में बताओ। इज इट वेरी क्लियर? तो अभी हम जाने वाले हैं क्लॉज वाइज। तो मैं चाहूंगा रादर ये चीज आपके फॉर्मूला बुक में ऑलरेडी ड्राफ्ट करके देखी हुई है मैंने, आप चाहो तो उसको 1 मिनट के लिए रीड कर सकते हो, और आपको चाहिए कि आपको बिटर लेवल पे याद रहे तो इसको लिख भी सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। 1 मिनट दे रहा हूं, उसमें जो जो कर सकते हो कर लो फटाफट। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या जरूर बोलिए।
सबको समझ में आ रहा है? प्लीज मेंशन वंस। बहुत बढ़िया, शानदार। रेणुका, निशान, अंशुल, अविरल, स्वयं, वैष्णवी। हाँ, नॉमिनेशन के लिए 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 4 लिखो तो मैं नीचे 3 लिखूंगा, और क्या फर्क पड़ेगा, वो बात एक ही है। क्योंकि मेमोरेंडम में नॉमिनेशन का नाम लिखा रहता है, 3 में अल्टरेशन होता है, एक ही बात है। बहुत बढ़िया। MH के वाव कार्ड्स में कुछ भी अभी आपको यूज़ नहीं करना है। जो लोगों के पास वाव कार्ड पहुंचा है वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री भेजा है। पहली बात, वाव कार्ड से बिल्कुल पढ़ने का नहीं है। वाव कार्ड्स आर जस्ट फॉर द टाइम पास। मतलब जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो वाव कार्ड्स लेके जाओ। लेकिन इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेंज हुआ है, आपने सिर्फ 2 ही बुक पढ़नी है। मैं 1000 बार ये चीज़ बोला हूँ, इसके बाद में पूछोगे तो ब्लॉक कर दूंगा। सुन लो अच्छे से, 10 बार लिख लो इसको। फॉर्मूला बुक, क्वेश्चन कंपैरेटिव बुक, फॉर्मूला बुक, क्वेश्चन कंपैरेटिव बुक, दैट्स इट। एग्जाम प्रिपरेशन करना है, फॉर्मूला बुक, क्वेश्चन कंपैरेटिव बुक, ये छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। वो जो टाइम पास करने के हिसाब से आप एक दूसरे के साथ पत्ते खेलने वाले हो, उससे अच्छा वाव कार्ड्स खेलो। दैट फॉर दैट पर्पज ओनली देयर आर वाव कार्ड्स। ठीक है, उसके अंदर ओल्ड मॉड्यूल का कंटेंट है, आप उसके ऊपर डिपेंड होकर एग्जाम में जाओगे, मिट्टी खा के वापस आओगे। मैं खुद बोल रहा हूँ। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, आप कुछ ही नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हो, वाव कार्ड्स निकालो, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में है। अब एक कार्ड के ऊपर कितना डाटा देंगे, फॉर्मूला का आप आएगा क्या? दिमाग लगा लो थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करना। ये लिख लिया इस सब ने? हाँ है ना? सबको समझ में आया अभी हम क्या करने वाले हैं? चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेम क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले क्लॉज से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, नेम क्लॉज को मैं पहले आपको मेंशन करना चाहूंगा कि एक बार मन के मन में कृपया इसको अच्छे से पढ़े, आराम से, कि ये क्या कहना चाहता है। कहां तक पढ़ोगे? तो रिजर्वेशन ऑफ नेम वाला प्रोसेस कंप्लीट करके अल्ट्रेशन तक के रुक जाना है। यहां तक आपको पढ़ना है, रिजर्वेशन ऑफ नेम तक के। ठीक है, ये प्रोसेस मैं पहले पूरी एक्सप्लेन करूंगा, फिर अल्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। थैंक्स बेटा हर्ष। रिजर्वेशन तक के रीड करना अच्छे से। सब लोगों ने रीड कर लिया? एवरीबॉडी डन? यस और नो? बोलो हाँ है ना? ओके, अब मैं इस प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है कैसे वो बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, नेम एप्लीकेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपने फॉलो करने चाहिए, बहुत सिंपल लेवल पे। ठीक है, आपका नाम एप्लीकेशन के वक्त याद रखना आइडेंटिकल रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग किसी भी कंपनी के साथ में रिजेंबलिंग और आइडेंटिकल नाम ये रिजेक्ट हो जाएगा, होना नहीं चाहिए, मतलब आप अप्लाई भी करोगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपके नाम से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, जैसे गाली गलोच वाला नाम नहीं चलेगा। ठीक है, आईच्या गावात लिमिटेड नॉट अलाउड, बेन स्ट्रोक लिमिटेड नहीं अलाउड। ठीक है, नीचे सच ए यूज ऑफ द कंपनी इज अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सीजी। ठीक है, ऐसे नाम जो कंपनी के ओपिनियन से, सीजी के ओपिनियन से अनडिजायरेबल है, जो आपने रखने नहीं चाहिए, तो वो अलाउड नहीं है। अब सीजी का ऐसा पूरा का पूरा एक लिस्ट है कि कौन से नाम आपने नहीं रखने चाहिए। अनडिजायरेबल मतलब किसी का डिफेमेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम है, तुम लिख रहे हो उल्लू का पट्टा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ऐसे नाम अनडिजायरेबल होते हैं, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए किसी को डिफेम करने वाले। नीचे, कोई भी कनेक्शन इन नामों का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। पेट्रोनेशिया कनेक्शन, जैसे तुमने नाम रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नरेंद्र मोदी लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया लिमिटेड, इंडियन आर्मी लिमिटेड, इंडियन नेवी लिमिटेड, ऐसे नाम आप नहीं रख सकते। आपके नाम के अंदर ये वर्ड्स बेसिकली यूज नहीं होने चाहिए जिनकी पूरी की पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे नाम वर्ड्स है जो यूज नहीं करने चाहिए। हालांकि इसके अंदर फाउंडेशन में कई बार आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर रॉयल वगैरह भी वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि वो रॉयल वगैरह जैसे जो वर्ड है वो आजकल बहुत इजीली यूज होते हैं। हर गली नुक्कड़ चौराहे पे, हर सिटी में 10 दुकान रॉयल फर्नीचर नाम से होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो अब इसको इतने अच्छे से फॉलो किया जाता है, वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट। आपने नेशनल इलेक्ट्रिक्स तो देखा ही होगा, यूनियन वर्ड भी कई बार यूज होता है, तो ये वाली चीज होनी नहीं चाहिए। आई नो इसके बाद में आरओसी इसको अलाउ नहीं करता है, पर अभी तक जो कंपनीज रजिस्टर हुए हैं उनके अंदर आप ये नाम देखोगे तो इसको एकदम बहुत सीरियसली मत पूछ लेना मेरे को क्वेरी में कि सर ये तो हमने देखा ऐसा वर्ड है। अभी तक जो रजिस्टर हुए हैं उनके तक के ठीक है, इसके बाद नहीं होना चाहिए बोला है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसको ये वाले खास करके ई पॉइंट को आप थोड़ा सा रिकमेंडेड, अब मैं ये बोल नहीं सकता है रिकमेंडेड है, थोड़ा रिकमेंडेड लेवल पे समझिएगा। इज इट वेरी क्लियर? है मैंडेटरी, पर अब लोग यूज कर लेते हैं, ब्रांड नेम बन जाता है, और एक बार ब्रांड नेम बन गया तो चेंज नहीं करते, इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो थोड़ा सा पॉइंट नंबर ही रिकमेंडेड लेवल पे समझिएगा। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम की प्रोसेस है, आपने नेम अप्रूवल के लिए, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले आपको नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेम अप्रूवल के लिए मैं थोड़ा रिजर्वेशन ऑफ नेम के ऊपर डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर आता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जस्ट वेट, ठीक है, सो विल गो फॉर द डायग्राम। सो दिस इज अ डायग्राम, इसके ऊपर फोकस करना, इससे आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम का पूरा कच्चा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा। फोकस करना, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले अगर मुझे कंपनी का नाम रखना है, जैसे कंपनी का नाम रखना है वाउ बियर्स लिमिटेड, तो मैंने सबसे पहले नेम अप्लाई करना चाहिए, किसको बोले एक बार उसे, आरओसी। नॉर्मली आप जब आरओसी को नाम अप्लाई करते हो तो आरओसी नॉर्मली रफली, हाँ 30 डेज लिखा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा है, आरओसी आपको रफली 30 डेज में रिप्लाई देता है। ठीक है, सो 1 जून 2025 को अगर हमने नेम के लिए अप्लाई किया तो आरओसी 30 जून तक के आपको रिप्लाई दे देगा रन के अंदर। रन मतलब रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम के प्रोसीजर के अंदर। हाँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपने नाम के लिए अप्लाई किया और आपके एप्लीकेशन में कोई करेक्शन है तो हो सकता है आरओसी आपको जल्दी बोल दे कि भाई ये क्या फालतू चीज फाइल की, इसको चेंज कर दे। ठीक है, और वो आरओसी ने आपको कम्युनिकेट करने का तो आपको 15 डेज मिलते हैं। करेक्शन के लिए आपको 15 डेज मिलने वाले हैं। करेक्शन के लिए आपको कितने डेज मिलने वाले हैं? 15। वो इस प्रोसेस के अंदर नहीं लिखा है, चाहो तो मैं यहां पे साइड में लिख के रख देता हूं, दैट इज 15 डेज फॉर करेक्शन। 15 डेज फॉर केवल एक बार उसे करेक्शन कि अगर आपको नाम करेक्ट करना है तो उसके लिए आपको 15 डेज मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए, पर ये प्रोसेस अदर देन करेक्शन है। तो आपने आरओसी को अप्लाई कर दिया रन के अंदर, आरओसी आपका नाम रिजर्व कर देगा। आरओसी आपका नाम क्या कर देगा बोले एक बार उसे, रिजर्व। ठीक है, सो इट विल बी अ रिजर्वेशन ऑफ द यूनिक नेम। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही आरओसी आपका नाम रिजर्व करेगा, आरओसी रिजर्व रखेगा 20 डेज के लिए। 20 डेज के लिए रिजर्व रखेगा मतलब क्या करेगा, तो ये 20 दिन के ड्यूरेशन में आपने जो नाम आपके लिए रिजर्व रखा है, जैसे मैंने वाउ बियर के लिए अप्लाई किया, मेरे लिए वाउ बियर नाम रिजर्व हो गया, तो जो नाम आपने अप्लाई किया है वो नाम के साथ में आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। मतलब वो स्पाइसी 32, INC 8, 9, 10 ये सब का सब आपने वो 20 डेज में फाइल करना है। लेकिन आपको लगता है कि 20 डेज में आप फाइलिंग नहीं कर सकते, आपको सोच विचार करने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए समय चाहिए। सोच विचार तो नहीं, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेशन सीधी बात नहीं है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डिक्लेरेशन लग सकते हैं। तो हो सकता है आपको लग रहा है डिले हो रहा है, तो आप फर्दर 1000 रुपए भर के, 1000 रुपीज भर के फर्दर 20 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो।
अगर आपको ऐसा लगता है इससे भी ज्यादा डिले हो रहा है तो फर्दर ऑल 2000 रुपीज भर दो, फर्दर ऑल 20 डेज का एक्सटेंशन ले लो। तो आपको 3000 रुपीज में लगभग 60 डेज तक का रिजर्वेशन मिलता है। कितने डेज तक का? बोले एक बार 60। एंड यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि इसी नाम के साथ कंपनी बनानी है क्या। बिकॉज सी, अप्लाई करते वक्त आपने जो नाम के साथ अप्लाई किया होगा आरओसी आपको सेम नाम नहीं देगा। सी, इट इज एज गुड एज तुम जीमेल के ऊपर जब ईमेल आईडी खोलते हो तो तुम्हारा ईमेल कभी नाम जो तुम डालते हो कभी मिलता ही नहीं है, और जीमेल तुमको अलग अलग 5 ऑप्शन सजेस्ट करता है। बोलो हाँ है ना? इज इट वेरी क्लियर? वैसा ही है कि आपने जो नाम के साथ अप्लाई किया है वो नाम नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगा, उसमें भी इतने सारे रेगुलेशन के आइडेंटिकल सिमिलर नहीं चाहिए, अब्यूजिव नहीं चाहिए, रिलेटेड नहीं चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उसमें इतने सारे प्रोहिबिटेड वर्ड किसने बोला भाई? तो हो सकता है आपने जिस नाम से अप्लाई किया है वो मिले ही ना, तो जो नाम आपको मिल रहा है वो रखना है क्या, ये सोचने के लिए आपको 60 डेज मिल रहे हैं। पर ऑन द पेमेंट ऑफ 3000 अगर आप एक भी पैसा पे ना करो तो 20 डेज ही मिलेंगे। इज इट वेरी क्लियर? फिर ये जो 60 डेज है भाई साहब, इन 60 डेज में ये जो पीरियड है इसके अंदर आप स्पाइसी 32 वाला काम करें। IC 32 प्लस INC 8 प्लस INC 9 INC 10 जो आपको फाइल करना है, ये वो 60 डेज के अंदर आपने करना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? मतलब इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस है वो ये 60 डेज में आप एग्जीक्यूट करनी है। अगर आप 3000 भरते हो तो 3000 नहीं भरते हो तो फिर आपको ये प्रोसेस 20 डेज में ही करना पड़ेगा यहां पे। इज इट वेरी क्लियर? ये होने के बाद में फिर अगर आपका कोई डिफॉल्ट होता है, क्या होता है बोले एक बार उसे डिफॉल्ट, या आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देते हो, इनकम्प्लीट पर्टिकुलर दे देते हो, तो आपके खिलाफ कुछ चीजें हो जाएगी। कौन सी चीजें आपके खिलाफ होगी? सॉरी यहाँ पे सेक्शंस आ गए, माय मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। सब करने करता हूँ। मिट जा। ओके, सो आपके खिलाफ क्या क्या चीजें हो सकती है? पहला तो आपका नाम फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन पे है, अब्यूजिव है, ऐसा कुछ भी है, सबसे पहला तो आपका नाम रिमूव कर देंगे भाई साहब। 3 महीने के अंदर आपको नाम रिमूव कर देंगे, खत्म। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हुई है इस नाम से 3 महीने में खत्म करेंगे, और इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुए तो फिर तो सवाल ही नहीं, फिर तो देंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरा, कंपनी का बाइंडिंग अप कर देंगे, कंपलसरी अल्टरेशन बोल देंगे 3 मंथ्स के अंदर। साथ में आपको 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो। यही पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने रिजर्वेशन ऑफ नेम में लिखा है। एज यू कैन सी कि आप पहले रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करो तो 20 दिन मिल रहे हैं, 1000 रुपीज पे करो तो फर्दर 20 डेज मिल रहे हैं, 2000 रुपीज पे करो तो और 20 डेज, टोटल 3000 रुपीज के अंदर आपको मिल रहे हैं 60 डेज। फिर आपका जो नाम है वो अगर रॉन्ग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से बना है तो 1 लाख रुपीज का पेनल्टी है। कंपनी आपका नाम, सॉरी आरओसी आपका नाम 3 मंथ्स में चेंज कर सकता है, या आपका नाम डिलीट कर सकता है, या आपकी कंपनी का बाइंडिंग अप भी हो सकता है। ये है रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम का प्रोसेस। इज इट वेरी क्लियर? सबको कंसेप्चुअली समझ में आया कैसे यूज करना है? बोलो हाँ है ना? तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस जिसको चाहिए, गो फॉर इट फास्ट, फटाफट, और एक बार प्रोसीजर वापस से पढ़ लीजिए फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा जरूर बोलिएगा प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, पढ़ते से ही डन बोल दीजिएगा सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया। जी, बताऊंगा, जस्ट वेट। ये जो कंपलसरी नेम चेंज है उसके लिए क्या होगा, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। देखते, उल्ट इधर 3 लिखा है ना बेटा। चलो डन एवरीबॉडी, सबका हो गया है पढ़ना? डन, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये पढ़ना हो गया है तो यहाँ नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है खत्म। इज इट वेरी क्लियर? अब हम खतरनाक प्रोसेस पे जा रहे हैं, ई फॉर्म्स वगैरह आएंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वी आर गोइंग फॉर नेम अल्टरेशन प्रोसेस, ठीक है, मेरे साथ साथ। नेम अल्टरेशन लाइव स्ट्रीम में सबने एक्शन करनी है, जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तुमने भी एक्शन, जो एक्शन नहीं करेगा
वो उस रात को भी सॉरी दिन भी जो भी है उस दिन भी एक्शन नहीं कर पाएगा। लेट्स गो। सो नेम अल्टरेशन, सब लोग क्या है, नेम अल्टरेशन डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, दो। वॉलेंट्री अल्टरेशन, जोर से बोलो जरा, कंपल्सरी अल्टरेशन। ठीक है, वापस से, नेम अल्टरेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वॉलेंट्री अल्टरेशन, कंपल्सरी अल्टरेशन। वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा, मन मर्जी से चेंज कर दिया। कंपल्सरी अल्टरेशन मतलब गवर्नमेंट आई और चेंज कर दिया। इज इट वेरी क्लियर। अब वॉलेंट्री अल्टरेशन, मन मर्जी से नाम कैसे चेंज होता है। ठीक है, पहला वॉलेंट्री अल्टरेशन जो है वो डिस्कस किया है अमेंडमेंट ऑफ एमओए सेक्शन 13, और जो हमने नाम बनता है 16 में देखा है वो है कंपल्सरी अल्टरेशन। अब समझ में आ रहा है 16 क्यों बोला था मैंने। नाम बनता है 16 में क्योंकि सीजी तक पहुंच गया, वो कंपल्सरी चेंज करने के लिए आ गया। इज इट वेरी क्लियर। सो 13 में क्या है, वॉलेंट्री अल्टरेशन, 16 में क्या है, कंपल्सरी अल्टरेशन। इसके बाद भूलना मत जीवन में, वॉलेंट्री नाम चेंज करना है तो जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल। जनरल मीटिंग का कौन सा, स्पेशल। स्पेशल रेजोल्यूशन का डेफिनेशन बोलो जरा। वोट कास्टेड इन फेवर शॉल बी at least 3 times of the vote casted against। सेक्शन नंबर रेजोल्यूशन का, मस्तरे, ऑर्डिनरी, स्पेशल। सेक्शन नंबर कौन सा है, सब लोग बोलेंगे लाइव स्ट्रीम में भी, 114। इज इट वेरी क्लियर गाइस, यस और नो। अच्छा, दूसरी बात, आपको प्रायर सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, बोले एक बार, प्रायर सीजी। ठीक है, नेम चेंज के लिए क्यों लगेगा प्रायर सीजी, कैन यू टेल मी। प्रायर सीजी क्यों लगेगा, प्रायर सीजी अप्रूवल, वाई। आपने अभी 3 पॉइंट पढ़े ना, नाम कैसा नहीं होना चाहिए। ये देखो ना, ये 3 पॉइंट, नाम सीजीएसजी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, और नाम नीचे वाले नामों में से नहीं होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल भी नहीं होना चाहिए। अरे 3 जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो सीजी के है ना भाई। अब जब 3 रिस्ट्रिक्शन सीजी के है तो वो तो क्या सिर्फ नए, मतलब पहले नाम पे लगेंगे या नए नाम पे भी लगेंगे, नए पे भी लगे ना। इसलिए किसका अप्रूवल लिखा है, बोले एक बार सीजी, बिकॉज सीजी के हिसाब से नाम सही होना चाहिए ना। नहीं तो पहला नाम तुमने लिखा कि भाई साहब नरेंद्र लिमिटेड, ठीक है, और बाद में अल्टर किया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर लिमिटेड, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं। इसलिए नए नाम के लिए भी किसका अप्रूवल, सीजी। हाँ, पर अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड, लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड, तो सीजी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये तो कन्वर्जन के केस में सिर्फ लिमिटेड वर्ड चेंज हो रहा है। फिर आपको जो नाम चेंज है उसका एप्लीकेशन करना है आईएनसी 24 में। सर आईएनसी 24, 34 आईएनसीज है, 34 स्पाइसी के साथ आज मैंने 2 पढ़े थे, 32 के साथ 33 में एमओए, 34 में एओए। ठीक है, तो 34 आईएनसीज में 24 है एप्लीकेशन फॉर वॉलेंट्री नेम चेंज, और जो आपको नए नाम का सर्टिफिकेट मिलेगा, आज जो मैंने आपको इन्फोसिस का दिखाया था नए नाम के साथ का सर्टिफिकेट, वो आपको मिलता है आईएनसी 25 में। ये आपको मिलता है आईएनसी 25 में। अभी इतने जितने भी ई फॉर्म्स है ना, ये आपके गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर अपलोडेड रहेंगे, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, पिंड मैसेज में देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। आप उसके अंदर जाओगे, ई फॉर्म्स का फोल्डर रहेगा, वहां पे सारी ई फॉर्म्स है। अब फास्ट ट्रैक है इसलिए मैं ओपन करके नहीं दिखा सकता, रेगुलर बैच में ओपन करके दिखाए मेन ई फॉर्म्स। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो। तो आईएनसी 25 के अंदर आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा नए नाम के साथ। बस ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कौन से 5 पॉइंट है, वॉलेंट्री अल्टरेशन के लिए सब जन बोलो, जीएम, एसआर, प्रायर, सीजी। कन्वर्जन के लिए सीजी नहीं है, आईएनसी 24, आईएनसी 25। एक बार पांचों के पांचों बोलो क्या है, जीएम, एसआर, प्रायर, सीजी। कन्वर्जन के लिए सीजी अप्रूवल नहीं है, आईएनसी 24, आईएनसी 25। अब देखो रिवर्स में भी याद हो जाएगा ना, अगर 24 25 याद है तो उसका कंटेंट भी याद है। इज इट वेरी क्लियर। अब 24 किसका है, एप्लीकेशन फॉर वॉलेंट्री नेम चेंज, 25 में क्या है, सर्टिफिकेट विद द न्यू नेम। समझ में आया पक्का, जोर से बोले सुनो। यही चीज मैंने आपके इसमें टेबल फॉर्म में लिखी हुई है, वॉलेंट्री अल्टरेशन ऑफ नेम, जिसके अंदर आप देख सकते हो जीएम, एसआर, प्रायर, सीजी, नो सीजी अप्रूवल फॉर कन्वर्जन, आईएनसी 24 में अप्लाई, आईएनसी 25 में न्यू सर्टिफिकेट विद द न्यू नेम। समझ में आया पक्का, जोर से बोले सुनो। सार, जोर से बोलो सर। सर पर ये नाम कंपनीज चेंज करती है क्या, नाम कभी कंपनी खुद के चेंज, मैंने इन्फोसिस का 2 बार चेंज हुआ वो बताया। इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजी से इन्फोसिस लिमिटेड, वो तो 2 बार कर लिया। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो पेश किया जाता है तुम्हारे सामने। अरे किधर गया, तुलजा सिंह से
सी दिस, प्रोबेबली यही होना चाहिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू, नहीं ये नहीं है, वोट आ गया ये। हाँ, मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूंगा ऐसे दुनिया के इंटरनेशनल ब्रांड्स जिन्होंने नाम चेंज किए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हालांकि इंडियन लिस्ट भी आप निकाल सकते हो, पर पहले दिखा दूं। गूगल का सबसे पहला नाम था ब्लैकरब, तो गूगल ने भी नाम चेंज किया है। अमेजोन का नाम था कड़ाबरा, तो अमेजोन ने भी नाम चेंज किया है। टिंडर का पहला नाम था मैच बॉक्स। देन नाइका का नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। देन पेप्सी का नाम था ब्रैड्स ड्रिंक्स। तो आप देख सकते हो, स्टारबक्स कॉफी हुआ, केएफसी केंचुकीज फ्राइड चिकन था, ऐसे बहुत सारे, स्निकर्स मैराथन नाम था। सो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने खुद का नाम चेंज किया है। ये तो मैंने चलो फॉरेन इंटरनेशनल लिस्ट दिखाया, लेट मी शो यू, मैंने निकाल के रखा था बट आई डोंट नो, वो moneycontrol.com आई गेस एडवर्टीजमेंट में घुस गया। हाँ, जोमेटो का भी हुआ था, आई नो। हाँ, सो अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ listed companies who changed their name। ठीक है, आपको तो मतलब स्ट्रेट अवे पूरा moneycontrol.com के ऊपर चेंज ऑफ कंपनी नेम्स का लिस्ट मिलेगा कि जितने 6000 लिस्टेड कंपनी में उसमें से कितनों ने नाम चेंज किए। लो पढ़ो जितने पढ़ने, ये ABCD के हिसाब से डिवाइडेड है प्रॉपर कि 6000 लिस्टेड कंपनी में से कौन कौन से कंपनीज है जिन्होंने नाम चेंज किया, पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट, किसने क्या नाम चेंज किया है। इसमें इन्फोसिस भी होगा, मतलब मैंने आपको इन्फोसिस का नाम दिखाया था, लेट्स सी EFGH, अरे बस रे बाबा, EFGHI सी दिस, इसमें ढूंढो इन्फोसिस किधर है। INFIND चल रहा है, ये देखो, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से नाम चेंज क्या कर दिया है, इन्फोसिस लिमिटेड। ये सारे वो कंपनीज है जिन्होंने नाम चेंज किए और उनके डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम भी राइट साइड में मेंशन किए है। यू कैन हैव द एंटायर लिस्ट ऑन मनी कंट्रोल। तो वॉलेंट्री नेम चेंज करना इज अ वेरी कैजुअल थिंग, वेरी कैजुअल थिंग, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करते हैं। हाँ, बहुत बड़े नाम चेंज करना नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं, एकदम ही ट्रांजिस्टेड नाम नहीं कि पहले तुम्हारा भाई साहब नाम था कि देश का भला करो लिमिटेड और फिर तुमने नाम रखा पूरा बुरा करो लिमिटेड, ऐसे नहीं होता है। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? तो थोड़ा सा सेंसफुल होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नाम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो काफी इजीली हो जाएगा। ये है वॉलेंट्री नेम अल्टरेशन का प्रोसेस। एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा, जरूर कीजिए, बोलिएगा, ठीक है। किसी को अगर वो सर्च करना है तो एक बार कृपया आप जाइए, सिर्फ इतना लिखिए लिस्टेड कंपनी हु चेंज देयर नेम लिस्ट, आपको स्ट्रेट अवे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिसपे ये है। अब मैं जा रहा हूं कंपलसरी नेम चेंज के ऊपर, काय के ऊपर बोले एक बार उसे, कंपलसरी नेम चेंज। कंपलसरी नेम चेंज नॉर्मली कब चेंज किया जाता है, उसके पीछे रीजन है। अगर आपका नाम किसी भी ट्रेडमार्क से सिमिलर या रिजेंबलिंग है, कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है नेशनल इंटरनेशनल, उससे सिमिलर या रिजेंबलिंग है, या अब्यूजिव या अनडिजायरेबल नाम है, या कनेक्शन शो रहा है CGI-SG के साथ में, या प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कंपलसरी नाम चेंज होगा। कंपलसरी नाम चेंज के लिए अगर आपका नाम सिमिलर है तो वो प्रोसेस, और ट्रेडमार्क अगर आपका चेंज हो रहा है तो ये प्रोसेस, दो प्रोसेस में डिवाइडेड है। नेम सिमिलर है तो CG ऑर्डर पास करेगा, नाम चेंज कर लो भाई साहब, साथ में जनरल मीटिंग का ऑर्डर रेजोल्यूशन, और नेम चेंज 3 मंथ्स में करना, या अभी ये ऊपर जो 3 मंथ्स बोले हैं ये आपको कनेक्ट करेगा। इधर बोला है ना ये 3 मंथ्स नेम चेंज के लिए, ये क्यों बोला है, क्योंकि नीचे कंपलसरी नेम चेंज के लिए भी 3 मंथ्स है। सो अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है तो भी नाम 3 महीने में चेंज करना है, और अगर आपका नाम किसी से सिमिलर है और CG ने ऑर्डर पास किया तो भी 3 महीने में चेंज करना है। वही अगर आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है, ट्रेडमार्क मतलब सिमिलर, दिखने के लिए सिमिलर है, हो सकता है नाम अलग है पर ट्रेडमार्क एक जैसा हो। इज इट वेरी क्लियर? सो अगर आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसका ट्रेडमार्क आपने कॉपी किया है, उसने 3 साल में कॉपी करने से, मतलब जिस दिन कॉपी करने वाली कंपनी पैदा हुई है, जैसे LIC बहुत सारों से है इंडिया में, मैंने खोला लुक्खा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, LIC, ठीक है। अब मैंने इस साल खोला तो LIC, मैंने ट्रेडमार्क जो चोरी किया है LIC मेरे इस साल के इनकॉर्पोरेशन से 3 इयर्स तक के अप्लाई कर सकती है, ठीक है। मतलब उसके इनकॉर्पोरेशन से नहीं, जब से आपका ट्रेडमार्क कॉपी हुआ है, जिस कंपनी ने वो कॉपी किया है उसके इनकॉर्पोरेशन से 3 इयर्स तक के आप ट्रेडमार्क कॉपी किया है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वापस से 3 चीजें सेम आएगी, पर CG ऑर्डर GMOR 3 मंथ्स में चेंज करो। अब ये 3 पॉइंट्स दोनों जगह पे सेम है, देखो दोनों जगह पे CG ऑर्डर GMOR 3 मंथ्स, यहां पे भी CG ऑर्डर GMOR 3 मंथ्स,
इज इट वेरी क्लियर? सिर्फ यहां पे ट्रेडमार्क में एडिशनल एक पॉइंट है कि एग्रीड पार्टी कैन अप्लाई अप टू 3 years. एग्रीड पार्टी कितने साल तक अप्लाई करेगी? 3 साल तक फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हु हैव कॉपीड द ट्रेडमार्क. इज इट वेरी क्लियर? और यही पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपके फॉर्मूला बुक में लिखा है. सी दिस that CG कंपल्सरी नेम चेंज के लिए CG will pass order GMOR and change in 3 months. कंपल्सरी ट्रेडमार्क अल्टरेशन के लिए एग्रीड पार्टी will apply within the 3 years. CG order GMOR 3 months. सिंपल. इज इट वेरी क्लियर? ये होने के बाद में कुछ एनालिसिस वाले स्पेशल पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए. सेक्शन 8 कंपनी के केस में आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी में कभी भी यूज नहीं होता. रिलायंस फाउंडेशन, दैट्स इट, गेम ओवर. देयर इज नो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड. दूसरा, IFSC कंपनीज के नाम के अंदर IFSC वर्ड आना चाहिए. नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ जो नेम है वो 3000 के फीस के पेमेंट के साथ में 60 डेज तक के रिजर्वेशन रहेगा. आपने वो 60 डेज में अगर इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कर लिया तो वो नाम आपको मिलेगा. लेकिन अगर आपने 60 डेज में इनकॉर्पोरेशन नहीं किया तो आपके लिए जो रन हुआ है, आपके लिए जो नाम रिजर्व हुआ है, वो लैप्स हो जाएगा. फिर वो किसी और को भी मिल सकता है. और आपको वापस से सेम नाम चाहिए तो आपको पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी. इज इट वेरी क्लियर? तो ये यहां पे लिखा है कि 60 डेज में इनकॉर्पोरेशन करो या पूरी प्रोसेस 60 डेज के बाद पूरी वापस करो, यार वो नाम किसी और को भी मिल सकता है. नीचे, वॉलेंट्री नेम चेंज ये अलाउड नहीं है. खास पॉइंट, जो कंपनी एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न ठीक से फाइल नहीं करती, उस कंपनी को वॉलेंट्री अल्टरेशन ऑफ नेम अलाउड नहीं है सेक्शन 13 में. नीचे, कंपल्सरी अल्टरेशन ऑफ नेम, ये अगर हुआ है आपका, फॉर एग्जांपल सीजी ने ऑर्डर पास करके आपका कंपल्सरी नाम चेंज किया है, तो फिर लोगों को सवाल आता है कि सर सीजी ने अगर मेरा नाम कंपल्सरी चेंज किया और मुझे पसंद नहीं आया, तो बाद में हम वॉलेंट्री चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर है यस. पर जब आप वॉलेंट्रीली भी चेंज करोगे तो उसमें भी सीजी अप्रूवल है ही. बोलो हाँ है ना? सो आपको आपका नाम अच्छा रखा था, सीजी बोले चेंज करो, 3 महीने में कंपल्सरी चेंज करना पड़ा, घाई घाई में एक भलता ही नाम रख लिया. पर आपको लगता है ये ब्रांड नेम एस्ट्रोलॉजी वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज सही नहीं है, आप चाहते हो इसको बाद में चेंज करना, तो आप वॉलेंटरी चेंज करो, क्योंकि उसमें भी सीजी अप्रूवल है तो दिक्कत नहीं है. सबसे आखिरी पॉइंट कि आपके कंपनी का जो नाम चेंज वगैरह हुआ है या जो कोई भी करेक्शन वगैरह एक्सेट्रा, द कंपनी आफ्टर चेंजिंग द नेम शॉल गिव अ नोटिस टू द आरओसी विद द ऑर्डर ऑफ द सीजी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. कंपल्सरी नाम चेंज होता है तो ऐसे केस में आरओसी को आपने 15 डेज में फाइल करना है. इज इट वेरी क्लियर? यहाँ पे आपका नेम क्लॉज पूरी तरीके से खत्म होता है. कंपल्सरी अल्ट्रेशन या ऊपर से जो कुछ भी पढ़ना है एक बार वापस से ओवरलुक कर लीजिए. मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी चार्ट दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. और लाइव स्ट्रीम में समझ में आएगा जरूर बोलिएगा प्लीज. ओके, क्वेरी सॉल्व कर दूं. एमओए का कौन सा भी क्लॉज अल्टर हुआ तो एमओए अल्टर हुआ, सही बात है सोमेश. इन कनेक्शन विद सीजे नहीं होना चाहिए, राइट. सर नेम एप्लीकेशन स्पाइसी, ये नंबर कौन सा है? स्पाइसी प्लस मतलब स्पाइसी 32. कल बेटा सोमेश हमने इसको दिखाया था, स्पाइसी प्लस और नॉर्मल स्पाइसी का फर्क. कल मैंने बताया था ना आपको, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से शो किया था. सो स्पाइसी प्लस मतलब स्पाइसी 32 मित्रा. चलो बहुत बढ़िया. ओके, और कोई दिक्कत है कृपया पूछ लो. समझ में आया तो यस बोल दीजिए और फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर अल्ट्रेशन ऑफ योर नेम इज मच कॉमन, सो इजंट इट अफेक्ट देयर गुडविल? सी, जो कंपनी बहुत टेंजेंट अल्ट्रेशन कर रहा है तो वो गुडविल के बारे में अगर बॉदर करती तो चेंज क्यों करती? तुम इसका टेंशन मत लो, कंपनी को इसके बारे में टेंशन लेने दो, क्योंकि अगर उनके नाम का गुडविल होगा तो खुद ही चेंज नहीं करेंगे ना भाई. नाम का गुडविल नहीं है इसलिए तो चेंज कर रहे हैं ना, ठीक है. और रही बात कंपल्सरी अल्ट्रेशन की, तो सीजी भी ऑर्डर पास करने के पहले 10 बार सोचता है कि भाई इसका ब्रांड नेम है नहीं है, किस प्रकार से चल रहा है, एक्सेट्रा. इज इट वेरी क्लियर? वेलकम बेटा राजीव. 30 डेज की लिमिट ऋषभ मैंने ऑलरेडी बोला है. 30 डेज की लिमिट ये कोई स्टेप 1 नहीं है, इट इज रिकमेंडेड लिमिट. और मैंने साथ में ये भी बोला ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इसलिए उसके ऊपर रफली लिखा है. आप चीजों को ठीक से सुना कीजिए पूछने के पहले. उसके ऊपर रफली इसलिए लिखा है बिकॉज नॉर्मली 30 डेज में रिप्लाई आता है, ये कोई स्टेप नंबर 1 नहीं है, याद रखिएगा. चलो आगे. चलो नेम अल्टरेशन आई होप सो सबका सेट हो गया है, सबने फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लिया, यस और नो. अगले क्लॉज के ऊपर जाऊं मैं, चलेगा बच्चों? अब नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर हम जा रहे हैं. सेकंड क्लॉज जो आ रहा है उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज. पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार रीड कर लीजिए मन के मन में. नॉर्मली हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, फॉर्मूला बुक से रीड कीजिए, कंसेप्ट वगैरह एनालाइज कीजिए, फिर मैं रीड करूंगा, वापस एक बार आप रीड कर लीजिए, खत्म काम.
तो यहीं कहीं 2-3 बार रीडिंग हो जाएगा। नॉर्मल केस में नेम चेंज करना है तो सीजी, अब सीजी अप्रूवल सोमेश जब बोला है सीजी अप्रूवल तो सीजी ही लेंगे ना, आरओसी क्यों लेंगे बेटा? इधर मैंने आरओसी का अप्रूवल बोला, नए नाम के लिए अप्लाई करना है तो ही आरओसी के पास जाना है, चेंज करना है तो सीजी। जो पढ़ा रहा हूं सोमेश उसके ऊपर ध्यान दे, आपकी क्वेरीज साइडवेज जा रही है, प्रोबेबली आप लेक्चर ठीक से सुन नहीं रहे हो और क्वेरी पूछने में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ऐसे सिचुएशन में मैं उड़ा दूंगा, ठीक है? फास्ट ट्रैक लेक्चर है, इधर उधर मेरे को बिल्कुल कोई चीज नहीं चलेगी, जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर टोटल फोकस चाहिए। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मेरे को फालतू क्वेरी नहीं चाहिए, ठीक है? रेगुलर लेक्चर रहते तो उसके अंदर हम ये एंटरटेन कर सकते थे, बट दिस इज वेरी सीरियस, हाई स्पीड के ऊपर चल रहे हैं हम, क्योंकि एक ऐसे क्वेरीज की वजह से मैं किसी और का समय बर्बाद नहीं कर सकता। कैन कंपनीज लाइक सारा चेंज देयर नेम एंड गेट आउट ऑफ बैड रिपीटेड? नूर बेटा, आपको जो नाम चेंज करना है वॉलेंटरी आप चेंज कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट कॉन्ट्रावेंस द रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है जो सीजी ने दिए है। अच्छा होल्ड, एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, माय मिस्टेक, होल्ड, एक चीज रहेगी, प्लान करके आया था भूल कैसे गया, फाइन। एक चीज हुई है, नेम क्लॉज के बारे में ही मेरे को बताना है। आईसीआई के मॉड्यूल में जब आप जाओगे रिगार्डिंग नेम क्लॉज, तो आईसीआई ने एक बहुत बड़ा चीज करके रखा है, ये मेरे को बताना जरूरी है। आईसीआई ने नेम क्लॉज को बहुत बड़े लेवल पे दिया है मॉड्यूल के अंदर, और उसके साथ में ब्लू कलर के पोर्शन में हाईलाइट करके मेंशन किया है कि कौन कौन से नाम चलेंगे और कौन कौन से नाम नहीं चलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ब्लू कलर का पोर्शन है इसमें से आपको एक आधा सवाल आ सकता है, ठीक है? मतलब कौन से नाम चल सकते हैं और कौन से नहीं चल सकते उसका एक इन्होंने इकट्ठा केस दिया है, ठीक है? तो मैं रादर हमेशा ये बोलूंगा कि आपने इसमें से पढ़ना चाहिए, या आईसीआई का मॉड्यूल का ये पेज नंबर आप टैग करके रख लीजिएगा, इट इज 2.30, ठीक है? सो 2.30 लिख के रखिए। मुझे लगता है इसमें से एक आधा सवाल इंस्टीट्यूट पूछेगा। जैसे आप देख सकते हो प्लूरल और सिंगुलर वाले वर्ड्स जो कॉमन है वैसा नाम नहीं चलेगा। जैसे आप देख सकते हो ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड is same as Greens Technology Limited और Green Technologies Limited. So plural singular सेम ही माना जाता है। अच्छा समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो दूसरा वाला, टाइप ऑफ द केसेस लेटर एंड स्पेसिंग। जैसे एबीसी लिमिटेड इज सेम एज ए डॉट बी डॉट सी डॉट और ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस लिमिटेड, ये दोनों तीनों एक जैसे है, तो ये अलाउड नहीं है। यूज ऑफ डिफरेंट टेंसेस इन वन ऑफ द बोथ नेम, Ascend Solutions Limited, Ascended Solutions Limited, Ascending Solutions Limited, ग्रामर की क्लास चल रही है, ठीक है? तो ऐसा भी नाम अलाउड नहीं है, डिफरेंट टेंसेस अलाउड नहीं है। जिसके अंदर स्पेलिंग दो नाम के है, ग्रामेटिकल वेरिएशन सेम आता है, वो भी नहीं चलेंगे। जैसे DISC डिस्क सॉल्यूशन और DISK डिस्क सॉल्यूशन, ये बट हाँ डिस्क और डिस्क ये दोनों एक सेम है, बट डिस्को इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क एंड डिस्क, ये बोलने की जरूरत नहीं है, हमको भी मालूम है कि डिस्को इज डिफरेंट, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। फिर ये भी अलाउड नहीं है, BK लिमिटेड, BK लिमिटेड, BK लिमिटेड, BK लिमिटेड, BK लिमिटेड, B.K. लिमिटेड, BK लिमिटेड, इसमें से ये सब सिमिलर माने जाएंगे। फिर गवर्नमेंट वाले नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सेम एज राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड, ट्रांसलेशन भी सिमिलर नहीं चलेगा। देन अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड, बट सुप्रीम अल्ट्रा सॉल्यूशन लिमिटेड इज नॉट सेम एज ultrasolutions.com लिमिटेड। ना मेरे को मालूम है इसमें से कंफर्म एक फटने वाला है तुम्हारे सिर पे। रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड इज सेम एज रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड, शफलिंग ऑफ द वर्ड्स भी नहीं चलेगा। उसके बाद में Congenital Tour Limited is same as a Congenital Tour Limited and the Congenital Tours Limited, but Isha Industries Limited is not same as Anisha Industries Limited. समझ में आ रहा है? नीचे उसके बाद में साल्वेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज सेम एज साल्वेज टेक्नोलॉजीज दिल्ली लिमिटेड, बट रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची लिमिटेड इज नॉट सेम एज रेट्रो फार्मास्यूटिकल चेन्नई लिमिटेड। मुझे मत पूछना क्यों, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये इंस्टीट्यूट ने क्यों छापा है, इंस्टीट्यूट को ही पूछना कि भैया एक में सिटी का नाम चेंज कर दिया तो गलत, बिकॉज सी पहले केस में साल्वेज टेक्नोलॉजी में सिटी का नाम नहीं है तो साल्वेज टेक्नोलॉजीज दिल्ली उसका ब्रांच लगता है, पर जब दूसरे केस में रेट्रो फार्मास्यूटिकल रांची है तो ये वाला उसका ब्रांच नहीं लगता। ऐसा लगता है रेट्रो फार्मास्यूटिकल के दो कंपनीज, एक चेन्नई की एक रांची की है।
ये उनका लॉजिक हो सकता है, बट आई डू नॉट सपोर्ट द सेम, क्योंकि रेट्रो फार्मास्यूटिकल नाम ही अलाउड नहीं होगा तो रांची चेन्नई क्या? इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके बाद में थंडर सर्विसेज लिमिटेड इज सेम एज थंडर 11 सर्विसेज एंड वन थंडर सर्विसेज, ठीक है? ऐसे और 23 इंस्टेंस से बोले, मतलब इनका खत्म नहीं हुआ, बोले और 23 ऐसे केसेस से बोले जो तुम रेफर कर सकते हो रूल 8 से, तो ये सारी भी उधर ही लिख देते ना, काई को दिया मॉड्यूल के अंदर, इतने भी देने की जरूरत नहीं थी, हमको के तक के पढ़ने का कोई शौक नहीं आया था तुम्हारी हरकतों को, और बोले ऐसे 23 केसेस है रूल 8 में पढ़ना, नहीं पढ़ने भाई साहब, ये पढ़े बहुत हो गए हमारे लिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो मुझे ऐसा लगता है ये एक आध बार तुमको ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे ऐसा एक आधा, तो 2.30 एंड 2.31 से इसको रीड कर लेना, नेम क्लॉज समझ में आया पक्का? पेज नंबर नोट करके रखिए, मेरे को मत पूछना मैंने ये क्यों पढ़ाया, मेरी जिंदगी के पिछले 2 मिनट एग्जिस्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे से, लेट्स गो। हाँ नहीं, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मॉड्यूल में लिखा है नो कंफर्ट जोन, सी बहुत सिंपल रूल है, एक तो पूरा मॉड्यूल याद करो, नहीं तो मॉड्यूल को फॉलो ही मत करो। अगर कर रहे हो फॉलो तो फिर सारा फॉलो होना चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ भी फॉलो नहीं होना चाहिए। ऐसा वाला कंफर्ट जोन जीवन में कभी क्रिएट मत करना कि जो जो याद रहता है वो फॉलो करूंगा, जो जो नहीं रहता है वो नहीं करूँ। ये कैसा तरीका है जीवन का? इज इट वेरी क्लियर? मतलब जो कंफर्टेबल नहीं उसको छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है यार, प्लीज। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर आइए, एक बार रीड कीजिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको नाम पता चले अलग अलग तरीके के, याद रखिएगा प्लीज। क्यों याद रखने मेरे को मत पूछना, इंस्टीट्यूट ने दिए इसलिए रखने हैं। हरीश मेरे को ऐसे सवाल ना पूछे, मैंने पहले ही बोल दिया, वो इंस्टीट्यूट के पूरे कारस्थान है, इंस्टीट्यूट को पूछे। ये सवाल मेरे से ना पूछे www.abclimited.com, ऐसा भी चलेगा या नहीं मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट है मैं उससे जस्टिफाई करने के लिए नहीं हूँ। हाँ लॉजिकली मेरे को प्रैक्टिकली पूछोगे तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ, पर नॉर्मल प्रैक्टिकल सिचुएशन में www. नहीं चलता। और अभी जो सवाल रखे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा प्लीज। रीडिंग हो गया सबका? बच्चों बोलो हाँ है ना। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सब लोग बोलो कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला ऑब्जेक्ट होता है मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री या एंसिलरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइड बाय साइड बिजनेस चलता है। जैसे अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो आपका एंसिलरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंडरी, या फिर सीवेज या धान वगैरह बेचना, ऐसे वाला। इज इट वेरी क्लियर? या ऑयल प्रेसिंग मिल या शुगर इंडस्ट्री, ऐसा वाला जो मेन एग्रीकल्चर ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करे। फिर उन्होंने बोला है, मैं आता हूं बुक के अंदर, फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने बोला है वेयर कंपनी हैज रेज्ड मनी थ्रू पब्लिक। अब देखो इधर इमीडिएटली तुमको एक वर्डिंग लिखेगा प्रोस्पेक्टस, तो मैं आपको मेंशन कर दूं, सेक्शन 13 जो अमेंडमेंट ऑफ एमओए है, बोलोगे आज? हाँ, तो सेक्शन 13 जो किसका है? अमेंडमेंट ऑफ एमओए। इसके अंदर हम इसको देख रहे हैं अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, तो याद रखना अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अल्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 27, ये दोनों के आंसर राइटिंग पॉइंट्स एंड फॉर्मूला सेम है, बिकॉज दोनों कंसेप्ट सेम है। थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं, मैंने तुमसे पैसा रेज किया है कंपनी के कैपिटल के तौर पे, ध्यान दो प्लीज, मैंने तुमसे पैसा रेज किया है कंपनी के काय के तौर पे, कैपिटल के तौर पे, और फिर मैं कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं तो डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं।
अब ऐसा समझो, मैंने प्रोस्पेक्टस देके तुमसे पैसा रेस किया है और मैं प्रोस्पेक्टस का मेन कंटेंट चेंज कर रहा हूं, तो भी मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। सिंपल है ना? तुमने कैपिटल डाला और मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं तो भी सेम है। और मैंने तुमको प्रोस्पेक्टस दिया, तुमने मेरे को पैसा दिया, पैसा देने के बाद मैं प्रोस्पेक्टस का मेन कंटेंट चेंज कर रहा हूं तो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। इसलिए दोनों सेक्शन के लॉजिक सेम है, सेक्शन 13, सेक्शन 27। ठीक है, इसीलिए उस नजर से देखना, क्योंकि दो सेक्शन आपके इतने प्रोसीजर में हो जाएंगे। सो अगर आप प्रोस्पेक्टस का कंटेंट चेंज कर रहे हो या आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, आपने पास करना चाहिए जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशल। हाँ, पर ऑब्जेक्ट अल्टरेशन लिमिट में, एकदम 180 डिग्री अपोजिट मत ले लेना, नहीं तो इधर तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है मुक्ति लिमिटेड। क्या मुक्ति? तो बोले व्यसन से मुक्ति, मतलब रिहेबिलिटेशन का ऑब्जेक्ट, कि भैया हम आपको ड्रग वर्ग के नशे से दूर करेंगे, पर उस बिजनेस में प्रॉफिट दिखानी, तो डायरेक्ट तुम्हें 180 डिग्री चेंज कर दिया, मुक्ति लिमिटेड। क्या? तो बोले जीवन से मुक्ति, यहाँ दारू बेचेंगे। एक जगह रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हो, दूसरी जगह दारू बेचने की बात कर रहे हो, इतना टेंजेंट नहीं चलेगा। एक स्कोप रहता है कि अगर आप रिहेबिलिटेशन में हो तो हॉस्पिटलिटी में जाओ, मेडिसिन में जाओ, क्लिनिकल रिसर्चेस में जाओ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ, ऐसा चलेगा। सोशल वर्क में जाओ, ऑर्फनेज खोलो, ओल्ड एज होम खोलो, तो एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जाइए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? तो आपका जो ब्रैकेट है उसमें ऑब्जेक्ट चेंज करना अलाउड है, डायरेक्ट 180 डिग्री चेंज करना अलाउड नहीं। ठीक है, आपको 180 डिग्री ऑब्जेक्ट अगर चेंज भी करना है तो फिर दूसरी कंपनी खोलिए ना। इज इट वेरी क्लियर? ये कंपनी से ही सब्सिडरी बना लीजिए, इन्वेस्टमेंट करवा लीजिए। इज इट वेरी क्लियर? तो ये चीज को याद रखना। नीचे आप जो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो उसका एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? न्यूज़पेपर। और साथ में कंपनी के वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। नहीं, क्यों डालना पड़ेगा? पब्लिक आज तक के आपको उस ऑब्जेक्ट के नजरिए से देखती है। ठीक है, आपको रिहेबिलिटेशन के नजरिए से देख रही है। अब आगे जाके आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल दी रिहेबिलिटेशन के लिए, तो पब्लिक का नजरिया चेंज होना चाहिए ना। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा था पहले आप चैरिटेबल काम कर रहे, अब तुम डायरेक्ट कमर्शियल पे उतर आए, तो पब्लिक को समझ में आना चाहिए ना। तो न्यूज़पेपर में डालो। कितने न्यूज़पेपर? 2, एक इंग्लिश एक रीजनल, और कंपनी के वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड कर दो। फिर आप जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास करे हो? बोले एक बार स्पेशल। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे लोग एग्री करेंगे जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमने कंपनी बनाई मुक्ति लिमिटेड, मैं, ऋषभ सर, विजय सर, एडीजेड सर, हम चारों ने मिलकर बनाई कौन सी? बोले एक बार मुक्ति लिमिटेड। कंपनी बन गई, अच्छी चल रही थी, प्रॉफिट नहीं आ रहा था रिहेबिलिटेशन में। हमने सोचा चेंज करते, हमने बोला जीवन से मुक्ति। ठीक है, कि ड्रग, चरस, कोकेन, अफीम, गांजा बना के कॉकटेल बेचेंगे साले को। अब 3 लोग समझो एग्री हो गए, 3 लोग एग्री हो गए, मैं, विजय सर, आरजे एग्री हो गए, एडीजेड सर एकदम नहीं, मैं नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया, लेट्स से। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा है, थोड़ा सोचिए लॉजिकली, डीप है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है मतलब 3/4 हाँ बोल रहे हैं, फेवर में 3/4 है ना, तो अगेंस्ट कितने बचे? 1/4। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। व्हाट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी? पैसा लो, घर जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है, क्योंकि रेजोल्यूशन पास हुआ मतलब ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो जिनको पसंद नहीं है, तुम हमारे साथ रह भी सकते हो, लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया नहीं रहना है तो पैसा लीजिए, घर जाइए, सिंपल एज दैट। एग्जिट अपॉर्चुनिटी। नीचे, द कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन along with the required document shall be filed with the ROC within how many days? बोले एक बार 30 days. The registrar shall register any alteration of the memorandum with respect to the object of the company, certify the registration within a period of how many days? बोले एक बार 30 days. आपने जो भी ऑब्जेक्ट अल्टर किया ROC से फाइल करो, ROC उसको 30 दिन में रजिस्टर कर लेगा। स्पेशल पॉइंट्स, ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेक्शन 27 में जैसा का वैसा लगता है अल्टरेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में। तो जब हम प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो याद रखिएगा हमको यहीं पे वापस आना है, दोनों क्वेश्चन आपके इसी में से बनेंगे। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, while change of the object or clause, content of prospectus importance is given as to many factors as follows. कुछ फैक्टर्स को आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, भले ही आप ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करो या कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस अल्टर करो, ये फैक्टर्स आपने ध्यान देने चाहिए अल्टरेशन के पहले। कौन से फैक्टर्स? कितना पैसा या कितना कैपिटल रेस किया है, कि भैया प्रोस्पेक्टस देखे कि या तो फिर कैपिटल रेस करके कितना पैसा आपने रेस किया है। दूसरा, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है, समझो 100 करोड़ रेस किया तो आपने यूज कितना किया है वो बताइए। अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कितना है वो बताइए। प्रपोज्ड अल्टरेशन क्या है और उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों आप ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो उसके रीजंस बताइए। नीचे, प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड, कितना पैसा नए ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज करना चाहते हो, बिकॉज अनयूटिलाइज्ड में से ही नए ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा ना, वो बताइए।
फिर फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका क्या होगा, कितना बढ़ोतरी होगा फाइनेंस में, कितना कम होगा। आगे रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देनी चाहिए कि भैया मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। जैसे पेजर इंडस्ट्री के लिए पेजर जो था वो 2009 से लेके 2007 से लेके 2010 में पेजर बहुत चला, सॉरी उसके भी पहले, ठीक है। 2005 से लेकर 2008 में पेजर बहुत चला। पेजर एक मैसेजिंग डिवाइस आता था जिसमें सिर्फ मैसेजेस आते थे, वो भी डिकोडेड है, ठीक है। जैसे अभी व्हाट्सअप है ना, एकदम डिकोडेड मैसेज, कोई उसको ये नहीं कर सकता, वैसे ही पेजर था। पर डाउन द लाइन इंडस्ट्री जब चेंज हुई तो पेजर वाले कंपनीज को मोबाइल्स पे शिफ्ट होना पड़ा। अब उन्होंने जितना पैसा पेजर्स के लिए रेज किया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सारा का सारा उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा मोबाइल्स के लिए। तो आप बताओ कि भैया इसका रिलेवेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, पैसा किधर लगने वाला है, क्यों तुम इसमें शिफ्ट होना चाहते हो, सब बताइए। नीचे कोई इंटरेस्टेड पर्सन है प्रमोटर डायरेक्टर में से जो ये चाहता है ये चेंज हो, उसके डिटेल आप बता दीजिए रेजोल्यूशन पास करते वक्त। इतना इंफॉर्मेशन कंसिडर करने के बाद ही ऑब्जेक्ट चेंज होगा। नीचे 3/4 का जब अप्रूवल मिल रहा है तो 25% मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो डिसेंटिंग है। नीचे आप ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन का जो रेजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलॉट या सेक्शन 108 में इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पास कर सकते हो, इट इज अलाउड। नीचे गारंटी कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में नो पर्सन विल गिवन अ राइट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बाय अल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर और अदरवाइज ओरिजिनल मेंबर्स। मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करके जो गारंटी कंपनी के ओरिजिनल मेंबर है आप उनके राइट्स चेंज कर नहीं सकते। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है, मॉड्यूल में दिया था इसलिए मेरे को प्रिंट करना पड़ा। इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहूंगा वापस पूरा प्रोसीजर एक बार पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आएगा, जरूर बोलिएगा। एनालिसिस के साथ नहीं लिखना होता लावण्य, इसके पहले भी कई बार बोला है, जितना पूछा है उतना ही कंटेंट लिखना होता है, सारा का सारा नहीं। ये सारे पॉइंटर्स है, इसमें से जो रिलेवेंट है उतना ही लिखना है। प्रोस्पेक्टस देके पब्लिक से रेस कर सकते हैं ना, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, प्रोस्पेक्टस देने दोनों कंपनी रेस कर सकती है। अगर प्राइवेट रेस करती है प्रोस्पेक्टस देके पब्लिक से तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। प्राइवेट इक्विटी के लिए भी इशू कर सकती है, पर उस केस में जैसे ही पब्लिक से पैसा रेस किया जाएगा उस वक्त उसे पब्लिक बनना पड़ेगा कंपलसरी। पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। ओके, सवाल है त्रिशा का। चलो ये सवाल मैं एक बार का खत्म कर दूं। त्रिशा का सवाल है, वापस मत पूछना, सब लोग बहुत अच्छे से सुनना। त्रिशा पूछ रही है, सर हम हमारे लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं क्या? चलो मेरा आंसर है नहीं, तुम तुम्हारे लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लिख के दिखाओ। कैन यू? कैन यू? बच्चे मुझे पूछते सर मॉड्यूल के लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहिए क्या? हाँ, लिखना तो चाहिए।
लिख के दिखाओ। लिख सकते हो? लिख सकते हो? अगले 2-2.5 महीने में पॉसिबल है? अगला 2-2.5 छोड़ो, जनवरी तक पॉसिबल है? कैन यू डू इट? तो जो कर ही नहीं सकते उसके बारे में क्यों सोचना है? अगर मैंने हाँ बोल दिया तो जैसे तुम करने ही वाले हो। नहीं कर सकते ना, तो बात हो गई खत्म। रही बात तो सर हम हमारे लैंग्वेज में लिख सकते क्या? तो बचा कौन सा ऑप्शन? अगर मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिख नहीं सकते तो किसके लैंग्वेज में लिखोगे? खुद के। तो लिखो खुद के लैंग्वेज में। सर वैसे इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा तो सही, जरूर पड़ेगा। पर मैं तुमको एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा सोचिएगा। कंटेंट तुम्हारा है वाहियात, तुमको अदबी नहीं कैसे लिखना है, कोई कंटेंट नहीं पता, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में तुमको 4 पॉइंट भी लिखते नहीं आ रहे, और तुम्हारा लैंग्वेज एकदम मॉड्यूल का है। तुम्हारा कंटेंट एक भी पॉइंट नहीं आ रहा तुमको अच्छे से, फालतू एवी चीजें लिख रहे हो, और तुम्हारा लैंग्वेज एकदम मॉड्यूल का है, एकदम जैसा का वैसा। मॉड्यूल जो वर्ड यूज करता है वैसे, फॉर्मेटिंग भी सेम, कॉमा फुल स्टॉप भी सेम, पर कंटेंट नहीं है। मार्क्स मिलेंगे कह रहे? एक भी मिलेगा कह रहे? रिवर्स सोचते, तुमने फॉर्मूला बुक का सारा कंटेंट याद कर लिया जो मॉड्यूल का है, और सारा कंटेंट लिख रहे हो, सारा का सारा जो जरूरी है सब कुछ लिखा, और लैंग्वेज ठीक नहीं है। मार्क्स मिलेंगे क्या? एक आधा कटेगा, बाकी तो मिलेगा। बराबर है? आंसर आ गया। लैंग्वेज इज अ चेरी ऑन द केक। लैंग्वेज इज अ, बोलो सब लोग बोलो, कमेंट करो यहाँ वापस। मेरे को जिसने ये सवाल पूछा उसको तो मैं ब्लॉक ही कर दूंगा। लैंग्वेज इज अ चेरी ऑन द केक, क्योंकि तुम पूछने के पहले सोचते नहीं हो। तुमने ये पूछने के पहले सोचना चाहिए कि मैं मेरी लैंग्वेज में लिखूं क्या। अगर मैंने नहीं बोला नहीं लिखना तुम्हारी लैंग्वेज में, तो कौन से लैंग्वेज में लिखोगे आप? सो लैंग्वेज इज अ चेरी ऑन द केक। केक ही नमकीन है तो चेरी कुछ नहीं कर सकती। इज इट वेरी क्लियर? केक कंटेंट अगर स्वादिष्ट है, अगर केक ही बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट है, तो फिर चेरी से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा कंटेंट ही बहुत अच्छा है, फॉर्मेटिंग अच्छा है, लिखा ताकत से है, तो चेरी से क्या फर्क पड़ता है रे? इज इट वेरी क्लियर? तो ये चीज को कृपया याद रखें, ठीक है? और ऐसे सवाल पूछने के पहले 2 बार सोचे, क्योंकि अगर गलती से सर ने हाँ बोल दिया कि मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिखे, क्या सर हम मॉड्यूल के लैंग्वेज नेसेसरी कंपलसरी है? हाँ है। अब नहीं कर सकते तो जो नहीं कर सकते नहीं, सिंपल सी बात, कॉमन सेंस, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। चलो, हालांकि मैं आंसर राइटिंग के ऊपर जब आऊंगा तो इसके बारे में और भी बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे से, लेट्स गो। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सो हम नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लॉज का नाम क्या है बोले एक बार से? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है? फोकस करना बहुत अच्छे से। हाँ, कुछ बच्चों को जब मैं ऐसे आंसर देता हूँ क्वेरीज के, तो कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा अग्रेसिव लगता हूँगा। मैंने आपको पहले ही बोला हमारी स्पीड फुल स्पीड है, इसमें मैं फालतू चीज़ें एंटरटेन नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी, मेरा अग्रेशन को गलत मत समझना। हाँ, अगर आप सही सवाल पूछ रहे हो तो आपने ये देखा होगा कि मैं बहुत शांति से एंटरटेन करता हूँ, पर तुम ये बहुत से बेसिक सवाल अगर पूछते जाओगे, वो भी फास्ट ट्रैक बैच में, तुम खुद सोचो 2.5 महीने पहले तुमने ये पूछना चाहिए क्या? ठीक है, मतलब इज इट अ राइट टाइम की ऐसी चीज़ें हम पूछे? इट्स नॉट, ठीक है? आपको चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जिनको भी बुरा लगा उनको मैं पहले ही सॉरी बोल दूँ, ठीक है? पर मैं ऐसे ही आंसर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर। अगले क्लॉज का नाम क्या है बोले एक बार उसे? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसको मैं डिवाइड करता हूं बेसिकली 3 पार्ट के अंदर। पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला पोर्शन आता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? ये रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस सेक्शन 4 में बोला है, हालांकि सेक्शन 4 में भी कम बोला है। मैंने मेरे हिसाब से पूरे क्रॉस रेफरेंस से जो कुछ चीजें काम की है वो वहां पे लिखी है, सो दैट अगले सेक्शन हमारे लिए थोड़ी ठीक हो जाए। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है? पहला रजिस्टर्ड ऑफिस आप कैसे सेट करते हो, जो बोला गया है सेक्शन नंबर 12 के अंदर। कौन से सेक्शन में बोला है? 12। और तीसरा आता है अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो बोला है सेक्शन 13 में, अमेंडमेंट ऑफ एमओए। तो आप देखो तीनों सेक्शन कवर हो रहे हैं। 4 जो मेमोरेंडम का सेक्शन है उसमें एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस है। 12 जो सेटिंग अप रजिस्टर्ड ऑफिस का है, उसके अंदर एक्चुअली फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे सेट होता है बोला है। एंड 13 जो अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का है, उसमें अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बोला है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारे बच्चों ने
ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी या बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस की ज़रूरत क्या होती है। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन डिसाइड करता है। एक ज्योग्राफिक एस्टेब्लिशमेंट होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग उस ज्योग्राफिक एस्टेब्लिशमेंट को देख के लोगों का भरोसा आता है, ठीक है। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस ये आपके प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, जहां पे आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, सेक्शन 20। इज इट वेरी क्लियर? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका डोमिसिलिटी और नेशनलिटी डिसाइड करता है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पीआरआई पीआरओआई के डेफिनेशन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस या ब्रांच कहां पे है, इससे आप पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सनल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बनते हो। तो आपका डोमिसिलिटी और नेशनलिटी डिसाइड करता है। आपने फेमा में इसको शायद प्रोबेबली पढ़ा होगा। देन रजिस्टर्ड ऑफिस कोर्ट या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या रीजनल डायरेक्टर या आरओसी का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो तुम्हारी केस जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में नहीं हो सकती या मद्रास के हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, तुमको मुंबई हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। उसी प्रकार एनसीएलटी आरओसी का भी प्लेस तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करता है। नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस तुम्हारा प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रजिस्टर्स डिसाइड करता है। सेक्शन नंबर 128 कौन से चैप्टर का है बताओ? 128 कौन सा चैप्टर है? अकाउंट्स। 128 से 138 अकाउंट्स कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर ही सारे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सेक्शन नंबर 88 कौन से चैप्टर का है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, ये सारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करने चाहिए, ये भी बोला गया है। तो इसमें भी रजिस्टर्ड ऑफिस काम का है। आपके जनरल मीटिंग का सिटी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करता है, क्योंकि अगर आप ये सिटी चेंज करो तो जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन हमने देखा है सेक्शन 96। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट बॉक्स नहीं होना चाहिए। पोस्ट बॉक्स पहले हुआ करते थे, अब ये कंसेप्ट थोड़ा आउटडेटेड है, बट स्टिल मैं बोलता हूं। जैसे आप बैंक में लॉकर खोल सकते थे ना, वैसे आप पोस्ट ऑफिस में एक लॉकर खोल सकते थे। जिस किसी का ठिकाना नहीं होता था ना, वो पोस्ट ऑफिस में एक लॉकर खोलता था और उस लॉकर का नंबर दे देता था उस पोस्ट ऑफिस के एड्रेस के साथ, उसको कोई भी चिट्ठी चाहिए रहती थी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा पोस्ट ऑफिस में एक लॉकर है, तो मैं पोस्ट ऑफिस का वो लॉकर का नंबर और जिस पोस्ट ऑफिस में वो लॉकर है, समझो डेक्कन के पोस्ट ऑफिस में मेरा लॉकर है, पूना डेक्कन एरिया है, उसके पोस्ट ऑफिस में मेरा लॉकर है, तो मैं एड्रेस पे क्या लिखूंगा? दर्शन खरे, डेक्कन पोस्ट स्टेशन, डेक्कन पोस्ट ऑफिस, लॉकर नंबर जो भी है 2 या लॉकर नंबर 1। इज इट वेरी क्लियर? तो जो भी मेरी चिट्ठी आएगी वो आके उस लॉकर में पड़ी रहेगी, फिर मैं मंथली वीकली जाके उस चिट्ठी को लॉकर से एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड पोस्ट बॉक्स। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट बॉक्स नहीं हो सकता। कैसे होगा? आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन चाहिए, पोस्ट बॉक्स का नंबर देके आपका काम नहीं होगा। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए। ये जो 6-7 पॉइंट है ये रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अभी पढ़ने के लिए बहुत ईजी लगते हैं, पर आगे जाके दीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको हर एक पॉइंट का अगर आपको रेफरेंस दूँ तो ज्योग्राफिकल लोकेशन कम्युनिकेशन के लिए सेक्शन नंबर आता है 20, साथ में ऑर्डिनरी नोटिस का सेक्शन 101, स्पेशल नोटिस का सेक्शन 115 कि कहाँ पे आपने नोटिस देनी चाहिए। दूसरा, आपका डोमिसिलिटी और नेशनलिटी फेमा के अंदर आपके काम में आएगा ये पॉइंट। कोर्ट और ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, रीजनल डायरेक्टर और आरओसी, ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के अंदर अभी जो हम सेक्शन 13 देखेंगे उसमें आएगा। लिटिगेशन के केस में, एनसीएलटी के केस में आएगा। देन कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन नंबर 88, रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ रखना है 128, अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे रखना है। देन देयर इज जनरल मीटिंग सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 100, ये आपकी सिटी इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है वहाँ होना चाहिए। और पोस्ट बॉक्स नहीं हो सकता, ये निगेटिव पॉइंट है, तो इसका एक्सटेंशन कोई और नहीं है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? आप चाहो तो सेक्शन का मार्किंग लिख के रखिए, आगे आपके काम में आएगा। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रगति बेटा। लाइव स्ट्रीम में सबको क्लियर है? प्लीज बोलिएगा। सबको समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस रजिस्टर्ड ऑफिस का? अच्छा, जो ये सेक्शन मैंने अभी लिखे है ना, आई नो दैट कि अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहे, बट व्हेन यू गो फॉर फर्स्ट रिवीजन और जब तुम ये फॉर्मूला बुक के वापस ये सेक्शन पढ़ोगे तो तुमको डायरेक्ट फील होना शुरू होगा, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि इसका काम कहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सो व्हेन यू रीड देम यू विल कम टू नो कि दर्शन सर ने क्यों लिखवाया था। तो कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे लिखवाता हूँ बेटा जो तुम्हारे फर्स्ट रिविजन के वक्त ही तुमको समझ में आएगी।
इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि लॉ इंटरकनेक्टेड है ना, सब तो एक साथ नहीं पढ़ा सकता। इज इट वेरी क्लियर? नीचे अब हम कर रहे हैं सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस का मीनिंग 4 और 12 के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया कि रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे सेट होता है, और ये खास करके फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफिस है इनकॉर्पोरेशन के वक्त का। तो बोला गया है, आ जाइए, बहुत छोटा सा डायग्राम है, ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। जिस दिन आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, सेक्शन 12 बोलता है जिस दिन आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो वहां से 30 डेज के अंदर आपने फिजिकल रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना है। रेंटेड प्रीमाइसिस चलेगा, ओन्ड प्रीमाइसिस चलेगा, प्रीमाइसिस चाहिए, सादा रूम भी चलेगा, झोपड़पट्टी वगैरह नहीं, डिफाइंड प्रीमाइसिस होना चाहिए। हाँ, लैंड तुम्हारा है, प्रीमाइसिस तुम्हारा है, ये रेंटेड तुम्हारा है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर झोपड़पट्टी का भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कोई तो भी टेनेंसी राइट या कोई तो भी परमानेंसी राइट या कोई तो भी ओनरशिप राइट या कोई तो भी लीज राइट आपका होना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? कुछ तो होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है ये फिजिकल ऑफिस जो आप सेट करते हो ना, इसी फिजिकल ऑफिस का वेरिफिकेशन 10A में होता है। अगर आपको शायद पता है तो इसी फिजिकल ऑफिस का वेरिफिकेशन आप सेक्शन 10A में करते हो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन में। अगर ये फिजिकल ऑफिस वेरीफाई नहीं होता ना तो आप बिजनेस ही शुरू नहीं कर सकते, आपको अलाउड ही नहीं है बिजनेस शुरू करना। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि फेक कंपनीज इतने बढ़ रहे थे प्रॉफिट सर्कुलेशन के लिए। वो पनामा फाइल्स वगैरह जब से निकले हैं वो कांड, तो इंडिया में इतने सारे, लगभग इंडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि 18 लाख कंपनीज में 1.5 लाख फेक कंपनीज होंगे जो सिर्फ नाम के लिए बना के रखे हैं और प्रॉफिट सर्कुलेट कर रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं। तो ऐसे सब कंपनीज को उड़ाने के लिए सेक्शन 10 ने जानबूझ के इंसर्ट किया, 11 तोड़ के सेक्शन 11 डिकम्पोज किया गया और फिर 10 उसमें से बनाया गया, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट है। और वो तो एमसीए करेगा ही करेगा, साथ में वो फिजिकल ऑफिस है, इसका सर्टिफिकेशन CA/CSCMA से चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? सो ये फिजिकल ऑफिस के बारे में बहुत क्लियर है प्रोविजन आज के डेट में। नीचे, और ये 30 डेज में जैसे ही फिजिकल ऑफिस सेट करोगे, उसी 30 डेज में, नए 30 डेज नहीं है ये, और ये 30 डेज सेम है, उसी 30 डेज में INC-22 आपने फाइल करना है ROC को। INC-22 आपने फाइल करना है किसको? ROC के हमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर दिया। बोल दूं, जितने भी फॉर्म्स में बोल रहा हूँ 24, 25, INC-22, 23 बोलूंगा, जितने ही फॉर्म बोलूंगा सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। ठीक है, आप ये फॉर्म्स याद करो, कंटेंट भी याद होगा। इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में फिजिकल ऑफिस सेट करो, उसी 30 डेज में INC-22 ROC को फेंक के मारो, बोलना हमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर दिया। बस यही चीज तो लिखी हुई है सेक्शन नंबर 12 में, सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। एक बार रीड कर लीजिए फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? जरूर बोलिए प्लीज। रजिस्टर्ड ऑफिस को प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं? नहीं, सिंपल, रजिस्टर्ड ऑफिस नाम दिया है तो रजिस्टर्ड ऑफिस ही रखिए, कृपया इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, साथ में इन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की है जो थोड़ी सी एडिशनल है। ठीक है, इन्होंने क्या ऐड किया है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम है वो इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। नेम इनग्रेव्ड होना चाहिए कॉमन सील के ऊपर, कंपनी का जो कॉमन सील है उस पर नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, नाम और एड्रेस। ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। अब हालांकि ये पॉइंट मैं ऊपर भी ऐड कर सकता था, जो ऊपर के 6 पॉइंट है उसमें, पर वो एक्चुअली उन्होंने सेक्शन 12 में दिए है तो मुझे 12 के हिसाब से सेग्रीगेट करना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि टेल अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर सेक्शन 12 तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? वैसे तो ये ऊपर भी ऐड हो सकते थे। ठीक है, चलो कोई ना। नीचे फिर है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब ये कतई जहर है, ये बहुत भयंकर है, तुमने इस प्रकार से इसको पढ़ा नहीं होगा, उस प्रकार से इसको पढ़ना पड़ेगा। ये इतना सारा चार्ट है, ठीक है, आराम से शांति से सुनना।
रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर हो सकता है 5 तरीके से। सर क्या बात कर रहे हैं, हमने तो 4 ही सुने थे। है 5। तुमने कितने सुने उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर होता है 5 तरीके से। पहला, विद इन सिटी, सिटी के सिटी में। जैसे मैं पूना में रजिस्टर्ड ऑफिस, यहां से प्रेस्टीज पॉइंट पूना से मेरे घर पे शिफ्ट कर रहा हूं एरंड में। दिल्ली में आप रजिस्टर्ड ऑफिस, सबको समझने के हिसाब से, दिल्ली में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर दिया लेट्स से इंडिया गेट से कुत्ता बीमार पे, सॉरी कुतुब मीनार पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो इंडिया गेट से कुतुब मीनार पे, तो विद इन सिटी ही है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? मुंबई में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मुंबई में इतने सारी सिटीज है। तो अब वो जुरिस्डिक्शन आरओसी डिसाइड करेगा कि ये विद इन सिटी है क्या। तो आरओसी के जुरिस्डिक्शन को मानना पड़ेगा ऐसी सिटी में जैसे मुंबई है, क्योंकि मुंबई तो चर्च गेट से शुरू होता है, फिर चर्च गेट, चर्नी रोड, वो विक्रोली, दादर वगैरह, ये वगैरह बार बाप। इज इट वेरी क्लियर? तो मुंबई में आरओसी जुरिस्डिक्शन ज्योग्राफिकली डिसाइड कर सकता है कि विद इन सिटी इंटरसिटी क्या बोला जाएगा। विद इन सिटी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, इंटर सिटी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, बट आरओसी सेम होना चाहिए। ये दूसरा, इंटर आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस सेम शिफ्ट हो सकता है पर स्टेट सेम होना चाहिए। इंटर आरओसी इंटर स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, मतलब आरओसी भी चेंज, स्टेट भी चेंज। और सबसे आखिरी, इंटर स्टेट चेंज हो सकता है पर आरओसी सेम रह सकता है। सर 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 कैसे इंटर स्टेट हो गया पर आरओसी कैसे सेम? आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर्स का एक ही आरओसी है। आपको उस दिन मैंने आरओसी ओपन करके दिखाए थे, तो 7 सिस्टर का एक ही आरओसी है। ठीक है सर, आपने इधर एक और लिखा है कि सर इंटर आरओसी पर सेम स्टेट। इंटर आरओसी सेम स्टेट कैसे हो सकता है? आरओसी चेंज पर स्टेट सेम। 2 स्टेट ऐसे है जिसमें 2-2 आरओसीज है। महाराष्ट्र में 2 आरओसीज है और तमिलनाडु में 2 आरओसी है। महाराष्ट्र के 2 आरओसी मुंबई और पुणे, तमिलनाडु के 2 आरओसी कोयंबतूर एंड चेन्नई। तो ये दोनों स्टेट के लिए ये चीज। तो ये जो है थर्ड वाला ब्लॉक, दैट इज ओनली मेड फॉर 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स के लिए ही ये बना है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इज इट वेरी क्लियर? और जो 5th वाला ब्लॉक है वो नॉर्मली बना है 7 सिस्टर्स के लिए। इसके लिए बोले एक बार उसे 7 सिस्टर्स, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, इसमें हो सकता है कि 2 आरओसी हो और 6 स्टेट का मिला के एक आधा हो, तो उतना थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब एक एक चीज कैरी करते हैं, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। विद इन सिटी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, विद इन सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और आप देखोगे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 5 केसेस में है। बोर्ड का ऑर्डिनरी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, बोर्ड का ऑर्डिनरी। मतलब इसका ये है कि अगर आप ये सीरीज वाइज इधर से इधर तक आओगे ना, तो जो पहले रिजोल्यूशन आ रहा है वो दूसरे इसमें कॉपीड है। ऑब्वियसली होगा ना, सीवियरिटी बढ़ रही है ना। विद इन सिटी से ज्यादा सीवियरिटी इंटर सिटी के है, इंटर सिटी से ज्यादा सीवियरिटी इंटर आरओसी के है। तो जो विद इन सिटी के अप्रूवल लग रहे हैं वो इंटर आरओसी में तो लगेंगे, इंटर सिटी में तो लगेंगे ना बेटा। तो एक एक अप्रूवल बढ़ता जा रहा है। सो विद इन सिटी शिफ्ट कर रहे हो, बोर्ड का ऑर्डिनरी, आईएनसी 22 फाइल करो। अभी जो आईएनसी 22 हमने फाइल किया था सेटअप के लिए वही सेम है, क्योंकि आपने आरओसी चेंज नहीं किया। सी सेम आरओसी के लिए आईएनसी 22 है, इंटर आरओसी के लिए आईएनसी 23 है। इज इट वेरी क्लियर? सो आईएनसी 22 फाइल करो 30 डेज के अंदर। किसको फाइल करो बोले एक बार उसे? आरओसी। यहां तक आइडिया क्लियर है? दूसरा, अगर आप इंटरसिटी सेम आरओसी में जा रहे हो, इंटरसिटी सेम आरओसी, वापस से जैसे आप मुंबई से लेके अमरावती चले गए, मेरे अमरावती वाले घर पे, अब विदर्भ वाला एरिया महाराष्ट्र में और कोकण और मुंबई वाला एरिया इज अंडर मुंबई आरओसी, पर पूना और मराठवाड़ा, सातारा, सांगली, कोल्हापुर वगैरह इज अंडर पुणे आरओसी। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैंने महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए है। इज इट वेरी क्लियर? तो इसको थोड़ा सा सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केस में याद रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। सो अगर आप आरओसी चेंज नहीं कर रहे, सिटी चेंज कर रहे हो, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। कैन यू टेल मी क्यों जनरल मीटिंग का स्पेशल? नहीं, तुम्हें तो पता है। कैन यू टेल मी? आप जनरल मीटिंग की सिटी भी चेंज कर रहे हो ना। अरे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो क्या जनरल मीटिंग की सिटी भी चेंज हो रही है? बोलो हाँ, है ना, इस वजह से। और नीचे आईएनसी 22 कॉमन, बिकॉज सेम आरओसी है तो आईएनसी तो सेम ही रहेगा ना। इज इट वेरी क्लियर? फिर आप जा रहे हो इंटर आरओसी सेम स्टेट, मतलब सिटी चेंज कर दिया तुमने। इंटर सिटी तो है ही, इंटर आरओसी भी है, पर स्टेट सेम है। ये सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु वाले स्टेट में हो सकता है जहां पे 2-2 आरओसीज है। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा? ऑर्डिनरी। जनरल मीटिंग का कौन सा? स्पेशल। पहले के दोनों अप्रूवल कैरी कर लिए।
फिर दोनों आरओसीज का अप्रूवल लगेगा, और दोनों आरओसी के अप्रूवल का प्रोसीजर है भाई साहब। ये खतरनाक प्रोसेस है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है, मैं दिखाऊंगा भी। जस्ट सी दिस, जस्ट लुक एट दिस। और इतना स्कैटर्ड दिया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कि तुम रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से पढ़ ही नहीं सकते, 2-3 जगह पे तोड़ फोड़ के रखा हुआ है इसको। ठीक है, बहुत वाहियात लेवल पे दिया है, स्टिल बहुत अच्छे से ध्यान देना। इंटर आरओसी जैसे ही बोला INC 23 एक्टिवेट हो जाएगा। सेम आरओसी है तो 22, लेकिन इंटर आरओसी है तो 23। अब देखो आपकी पूरी सीरीज बन गई। 22 में सेम आरओसी, 23 में इंटर आरओसी, 24 नेम चेंज का एप्लीकेशन, एंड 25 सर्टिफिकेट विद द न्यू नेम। बन रही है सीरीज। इज इट वेरी क्लियर? सो INC 23 आपने फाइल करना है रीजनल डायरेक्टर को, 7 रीजनल डायरेक्टर्स को, और वो रीजनल डायरेक्टर उसको फॉरवर्ड करेगा ओल्ड आरओसी को। ओल्ड मतलब जहां से आप शिफ्ट हो रहे हो। ओल्ड आरओसी ने आपको रिप्लाई देना है 30 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 30 डेज, कि भाई साहब INC 23 ले लो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये INC 23 अफिलिएटेड लेके जाओ न्यू आरओसी के पास 60 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 60 डे। और न्यू आरओसी आपको रजिस्टर करके शिफ्टिंग का अप्रूवल देगा इन नेक्स्ट 30 डेज। सो स्टेप नंबर 1 वापस बोलता हूँ, रीजनल स्टेप नंबर 1, रीजनल डायरेक्टर को फाइल करो, वो आरओसी को दे देगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 ओनली। स्टेप नंबर 2, आरओसी रिप्लाई देगा 30 डेज के अंदर, ओल्ड वाला। स्टेप नंबर 3, 60 डेज में तुमने फाइल करना है न्यू आरओसी को। स्टेप नंबर 4, न्यू आरओसी ने INC 23 वापस देना है कंपनी को विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। ये मॉड्यूल में लिखा है, मेरे मन से नहीं लगा रहा हूँ। आधे बच्चे यहाँ आके गारद हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैं INC 23 का प्रोसेस बोलता हूँ, बिकॉज अगले दोनों के दोनों पार्ट में पूरा प्रोसेस यूज होने वाला है। तो हर बार तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा ना, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? INC 23 प्रोसेस। तो जहां पे भी आगे मैं INC 23 प्रोसेस लिखूं, वहां मान लेना ये स्टेप्स है, क्योंकि पूरा का पूरा तो ड्रॉ नहीं हो सकता ना। तो जहां पे भी मैं लिखूं कि INC 23 प्रोसेस, तो मान लेना कि यह प्रोसेस कैरी करना है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले एक बार सुनो। अब आगे ये है इंटर आरओसी, सेम स्टेट। इंटर आरओसी सेम स्टेट। अब हम जा रहे हैं इंटर आरओसी इंटर स्टेट। आरओसी भी चेंज, स्टेट भी चेंज, सेम अप्रूवल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, INC 23 का प्रोसेस। आ गया 23 का प्रोसेस। 23 का प्रोसेस क्या है? सब जन हवा में ड्रॉ करो फटाफट। स्टेप नंबर 1, आरडी को फाइल करो। आरडी किसको देगा? आरओसी। आरओसी रिप्लाई देगा 30 डेज। 60 डेज में न्यू आरओसी रिप्लाई 30 डेज। INC 23 प्रोसेस खत्म। इज इट वेरी क्लियर? नीचे फिर ले लो प्रायर सीजी अप्रूवल। सर प्रायर सीजी अप्रूवल क्यों? डेलीगेटेड रीजनल डायरेक्टर को। क्यों सर? स्टेट चेंज कर रहे हो ना। क्या चेंज कर रहे हो? स्टेट। और भाई स्टेट चेंज कर, हल्के में मत लेना, थोड़ा इसका सीवियरिटी समझाने के लिए एग्जाम्पल बोलूं। इमेजिन करो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुकेश अंबानी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे स्टेट, किसी भी दूसरे स्टेट में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा? महाराष्ट्र स्टेट को अरे हमारा रेवेन्यू जाएगा भाई साहब, इतना बड़ा टैक्स पेयर है स्टेट के अंदर, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सीवियरिटी समझिए। इसके लिए कॉमन प्रोसेस बोल रहा हूँ, सुनना। आप जो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो उसका मेमोरेंडम नया, उसका आर्टिकल नया, शिफ्ट होने के बाद जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है, सारा उठा के फेंक के मारना पड़ेगा आरएडी, बिकॉज आरएडी को डेलीगेटेड है सीजी का अप्रूवल। बोलो हाँ। आगे सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल। चीफ मिनिस्टरियल सेक्रेटरियल ऑफिस जो है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से निकाल के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का अप्रूवल। मतलब एमपीएससी पोजीशन की हाईएस्ट, एमपीएससी एग्जाम जो महाराष्ट्र की है, हर एक स्टेट की होती है ना, एमपीएससी पोजीशन से हाईएस्ट चुना हुआ जो सेक्रेटरी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बोल रहा, जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी, उसका अप्रूवल। ऐसा हर उस स्टेट का लगेगा जहां से ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। इज इट वेरी क्लियर? साथ में उस स्टेट में आपके कोई क्रेडिटर्स है तो उनका अप्रूवल, क्योंकि आप स्टेट छोड़ के भाग रहे हो और आपका हाई कोर्ट चेंज हो रहा है, आपका हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल चेंज हो रहा है। इसका मतलब कल जाके अगर क्रेडिटर को केस करना पड़ा तो वो कहाँ पे करेंगे?
वो आपको कहाँ घसीटेंगे, क्योंकि आप तो दूसरे हाई कोर्ट में जा रहे हो। सर आपने तो बोला था कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता। वो तो कंपनी लॉ के केसेस के लिए ना बेटा, बाकी लॉस के केसेस के लिए तो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा ना। सिर्फ कंपनी लॉ के केसेस एनसीएलटी में जाते हैं। चलो एनसीएलटी का भी तो प्लेस चेंज हो रहा है ना। सो क्रेडिटर्स का अप्रूवल, और जो क्रेडिटर्स नहीं मानते ना उनका सेटिस्फेक्शन करवाना जरूरी है। और वो क्रेडिटर्स एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते कि नहीं भाई हम नहीं मानते, ये बंदा ये कंपनी हमको इसी स्टेट में चाहिए, हम नहीं मानते, हमको ये कंपनी इसी स्टेट में चाहिए, ये बोला जा रहा है। इज इट वेरी क्लियर? सो क्रेडिटर्स का आपको अप्रूवल लगेगा कि ये कंपनी हमको इसी स्टेट में चाहिए, ये एनसीएलटी को आपने अप्लाई करना है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये सुनो, उसके एडिशन में आपको आईएनसी 26 में न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, एक रीजनल एक इंग्लिश। क्यों? क्योंकि आप स्टेट छोड़ के जा रहे हो, स्टेट के लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। हो सकता है कि स्टेट के बहुत लॉयल लोग हैं, इस वजह से आपके साथ ट्रेड कर रहे थे, आप स्टेट छोड़ के जा रहे हो। अब ये चलते रहते हैं झगड़े, वैसे अपन तो इस झगड़े में नहीं पड़ते, पर अलग अलग स्टेट के साउथ इंडियन स्टेट में अगर आप हिंदी में बात करो तो आपको उपेक्षित समझते हैं। महाराष्ट्र और बिहार के केस में बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसको मुद्दा बनाते हैं। सो अगर आप एकदम स्टेट प्रामाणिक हो और उस वजह से आपकी कंपनी का बिजनेस चल रहा है तो हो सकता है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट से आपके बिजनेस पे फर्क पड़ जाए। इतना ही नहीं, आईएनसी 28 रीजनल डायरेक्टर का जो अप्रूवल है शिफ्टिंग का, वो आपको आरओसी को फेंक के मारना पड़ेगा कि रीजनल डायरेक्टर ने शिफ्टिंग के लिए हाँ बोला है। आईएनसी 28। इतना ही नहीं, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आपको सिर्फ आरओसी नहीं, सारे के सारे कोर्ट उस स्टेट के, हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और आरओसी, ये सबको देना है, ओल्ड स्टेट का भी और न्यू स्टेट का भी। ये है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग इंटर स्टेट। जबा बहुत सिंपल है, अप्रूवल समझो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, सब जन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, आईएनसी 23 की प्रोसेस। आईएनसी 23 की प्रोसेस क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं, हरीश बोला था। सो सब जन, आईएनसी 23 किसको, रीजनल डायरेक्टर टू फर्स्ट आरओसी। स्टेप 1 हो गया, रिप्लाई 30 डेज, सेकंड आरओसी 60 डेज, रिप्लाई 30 डेज, प्रोसेस हो गया। फिर मेमोरेंडम, सब जन काउंट करो, मेमोरेंडम, आर्टिकल, बोर्ड ऑर्डिनरी, जीएमएसआर, ये सब जमा करके किसको फेंक के मारो, रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि वो अप्रूवल देने वाला है। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अप्रूवल। तीसरा, क्रेडिटर्स का अप्रूवल। चौथा, डिससेटिस्फाइड क्रेडिटर विल गो टू एनसीएलटी, उनको एक तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। पांचवा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, आईएनसी 26। फिर उसके बाद में आईएनसी 28, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल, सारे कोर्ट ऑफ लॉज और आरओसी को फाइल करो। इसके सिवा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर नहीं होगा। सर आपने इतना ज्ञान पेल दिया, क्या ये सब मॉड्यूल में लिखा है? एक्चुअली मैं मॉड्यूल से दिखाने की कोशिश करता हूं, पर सारा दिखा पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल में ये इतना स्कैटर्ड है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि सर ये क्या किधर कैसा लिखा है। तुमने अगर इसको मॉड्यूल से पढ़ने की कोशिश कर ली ना, तुम्हारी लग गई। ये देखो, ये है सिचुएशन क्लॉज, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स कहाँ कहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ दिया है। फिर इनका ऑब्जेक्ट क्लॉज शुरू हो गया, देखो इमीडिएटली नीचे ऑब्जेक्ट क्लॉज शुरू हो गया। अब देना चाहिए ना भाई एक जगह पे। ये होने के बाद में डॉक्ट्राइन वॉक्ट्राइन शुरू हो गए उनके। फिर आप आगे जाओगे तो कहीं तो भी उन्होंने अल्ट्रेशन लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा है, आई विल जस्ट शो यू कि इतना स्कैटर दिया है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट चल रहा है, देन देयर इज नॉलेज इरेगुलरिटी, आर्टिकल ओवरराइड 10A, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये देखो यहाँ पे आया अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में। अब तुमको वापस रजिस्टर्ड ऑफिस देखना है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ही चल रहा है, देन देयर इज चेंज इन ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये देखो चेंज इन ऑब्जेक्ट खत्म, अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल आ गया, इधर रजिस्टर्ड ऑफिस होगा किधर, होल्ड, हाँ सी दिस, ये देखो यहाँ से चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। अब सिचुएशन क्लॉज कहाँ लिखा था, सारे आईएनसी जो मैंने बोले हैं मन से नहीं लगाए हैं, सारे के सारे अल्ट्रेशन में बोले हैं। आईएनसी 23, कैन यू सी दिस, नीचे कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल प्रपोज्ड अल्ट्रेशन, ये आपने फेंक के मारना चाहिए। साथ में वोट कास्टेड इन फेवर, वोट कास्टेड अगेंस्ट, इन्होंने तो ज्यादा बोला है, मैंने तो भी सिर्फ रेजोल्यूशन बोला था उनको। नीचे बोर्ड रेजोल्यूशन फेंक के मारना है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर्स फेंक के मारना है, एक्नॉलेजमेंट फेंक के मारना है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का अप्रूवल चाहिए। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, आईएनसी 26 मन से नहीं लगाया था, न्यूज़पेपर के अंदर 30 डेज में पब्लिश करना है। नीचे आ जाइए, आपके रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल मिलना चाहिए,
विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अल्ट्रेशन जो है उसके अंदर क्रेडिटर का कंसेंट चाहिए। सफिशिएंट रीजन नहीं है तो क्रेडिटर्स को आपने एडिक्वेट सिक्योरिटी के ऊपर डिस्चार्ज करना चाहिए। ये सारा सिचुएशन रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आईएनसी 28 के अंदर आपने फाइल करना चाहिए उस आरओसी को और सारे के सारे कोर्ट ऑफ लॉ को जिसके अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड था और जहां पे आप नए तरीके से जाने वाले। कोई भी चीज इसमें से मन से नहीं लगाई है। हालांकि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं चाहता तो इसके अंदर और 2-3 पॉइंट ऐड कर सकता था कि स्टेट के जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, आरओसी के जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, सीबीडीटी के जो अप्रूवल्स होते हैं कि भैया तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जीएसटी के जो अप्रूवल होते हैं वो भी ऐड कर सकते थे, पर वो अपन ने नहीं किए। इज इट वेरी क्लियर? सो वॉट एवर इज गिवन इट राइट नाउ, ये इतना ही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही याद करना है। ये इंटर आरओसी इंटर स्टेट शिफ्टिंग हुआ, लास्ट बचा है इंटर स्टेट बट द सेम आरओसी। इंटर स्टेट सेम आरओसी लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी है। सब जन बोलो साथ साथ में, वो तो फिक्स ही रहेगा ना बच्चों, बोलो यस और नो। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा है? ऑर्डिनरी। जनरल मीटिंग का स्पेशल। अब यहां पे ना आईएनसी 22 की प्रोसेस लगेगी, 3 की नहीं लगेगी, बिकॉज 3 ये इंटर आरओसी में लगता है, 2 तो विद इन आरओसी में लगता है ना। सो 22 की प्रोसेस लगेगी। 22 आप फाइल कर दो प्रायर सीजी अप्रूवल, अगेन रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेटेड है क्योंकि आप स्टेट चेंज कर रहे हो। पर स्टेट चेंज कर रहे हो तो नीचे की सारी चीजें वापस से कॉमन आएगी। जो आपको इंटर स्टेट इंटर आरओसी में लग रही थी वो सेम चीजें इंटर स्टेट सेम आरओसी में भी आएगी। इस हिसाब से ये चार्ट बनाया, आप देख सकते हो कॉमन पॉइंट्स फॉर 4 एंड 5 बोथ लिखा। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आया कंसेप्चुअली? ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके बुक के अंदर टेबुलर फॉर्मेट में इसको मेंशन किया है। एक बार ये टेबुलर फॉर्मेट पढ़ के देखिए, सारे अप्रूवल जिसमें जो जो चाहिए बिना कॉमन किए अच्छे से दी है, एक बार चेक कीजिए। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया क्या? ये मुझे ज़रूर बोलिए, लाइव स्ट्रीम में भी अच्छे से बोलिए। सर बीच बीच में वॉइस बहुत स्लो कर दे रहे हो, इससे बहुत दिक्कत होता है, फालतू क्वेरीज में एंटरटेन नहीं करता। ये पढ़ाने का मॉड्यूलेशन का तरीका है। जो चीज़ के ऊपर अटेंशन होना चाहिए उसको फोर्स करना जरूरी है, उसको जोर से बोलना जरूरी है। जिसके ऊपर अटेंशन नहीं होना चाहिए, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इज ए टीचिंग टेक्निक। नहीं सुनना है बंद कर दो, आई एम वेरी सॉरी, या फिर हेडफोन चेंज कर दो, कुछ भी कर लो। हुंडीज का मतलब होता है ओल्ड राजा महाराजाओं के जमाने में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे उसको हुंडीज कहा जाता था। दीवानी हुंडी, राजसी हुंडी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सीए फाउंडेशन। ये वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से तुम गौर से सुन रहे हो, नहीं तो कब के सो जाते। अच्छे खासे प्राइम मिनिस्टर मित्रों करके भाषण देते और फिर मुझे बोल कैसी बात है ये जीवन में। ये सब कंप्लायंसेस कौन देखते हैं? ये सब कंप्लायंसेस रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग कंपनी खुद करना चाहती है तो कर सकती है। सीए सीएससी एमए का इसमें कोई बोला हुआ अप्रूवल नहीं है, पर कंपनीज खुद कर नहीं सकती तो आती हमारे पास ही है, डोंट वरी। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया क्या? जरूर बोलिए। सारा रीड कर लीजिए, सारा का सारा। साइड बाय साइड जिनको स्क्रीनशॉट निकालना है ये चार्ट का, मैं पार्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, वो पार्ट्स का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पूरा तो एक इसमें वो बहुत ज़्यादा जूम आउट हो जाएगा, ये पहले निकाल लीजिए। ये वाला फोटो निकाल लीजिए, सेकंड।
डन एवरीबॉडी? हो गया सबका पढ़ना? पक्का पढ़ा है सबने? सबको कंसेप्चुअली क्लियर है? बोले यहाँ सुनो, यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का अल्टरेशन होता है खत्म। सबको समझ में आया पक्का? ओके, अब उसके अंदर जो एनालिसिस है वो मैं एक बार जरा साथ साथ में पढ़ रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना जाए, इसलिए ठीक है। आई होप सो ऊपर का सारा सिचुएशन आपको क्लियर होगा एब्सोल्युटली। इज इट? ये सुनो नीचे। हाँ, अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर इतना सारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग में है, इसमें से क्या लिखे? जितना पूछा है उतना ही, ठीक है। अगर आपको वो केस देते हैं कि हम कलकत्ता से रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको इंटर स्टेट इंटर आरओसी का पूरा प्रोसेस प्रोविजन में लिखना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। इज इट वेरी क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो भी। हाँ, अगर उन्होंने, और इसमें थोड़ा सा रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में थोड़ा मार्क्स वेटेज के हिसाब से भी अडेप्ट होना। नहीं तो सवाल पूछा है 2 मार्क के लिए और तुम पूरा का पूरा इंटर स्टेट इंटर आरओसी लिख रहे हो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना। 2 मार्क के लिए पूछा है तो सिर्फ अप्रूवल लिखो, एडिशनल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड लिखो, आगे बढ़ो। ठीक है, 2 मार्क के लिए इतना सारा लिखना तो बचा हुआ पेपर कब कंप्लीट करोगे? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड मार्क के लेंथ के हिसाब से। ओवरऑल पेपर कैसा है? ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल पेपर बहुत ईजी है, सब कुछ आ रहा है, पर लेंदी बहुत है। अब अगर ओवरऑल पेपर ईजी है और लेंदी बहुत है तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ऑप्शन नहीं है। फिर 2 क्या 5 मार्क के लिए कुछ भी पूछो तो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि भैया सब आ रहा है और सब लोग सब कुछ लिखने वाले हैं, तो मार्क्स तो वहां पे चाहिए ना। सो कितना लिखना है इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, कि पेपर कैसा आया है और सवाल पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से ट्राई करना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? नीचे अब कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें। पहला है नोट, ये आपके क्लैरिटी के लिए है। ऑल द अबव एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल एट मेनी डिफरेंट प्लेसेस accumulated at the one place, so student may find it difficult to find all of them at once in an institute module. सो आप ये याद रखिएगा कृपया कि जितनी भी चीजें मैंने मेरे नोट्स में फॉर्मूला बुक में दी है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 3 जगह पे दी है। मैंने आपको सिर्फ 2 दिखाई, एक और जगह है जहां 23 का प्रोसेस पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब ऐसे केस में आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा, बट ट्रस्ट मी जो भी इसमें लिखा है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मटेरियल से है। दूसरा, विथ द रिस्पेक्टेड स्पेसिफाइड IFSC public and IFSC private companies, they shall have the registered office at the IFSC locations approved by SEZ. ठीक है, नॉर्मली IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज अलाउड है जहां पे उनके रजिस्टर्ड ऑफिस होने चाहिए, तो उन्होंने बोला है वो वहीं पे होने चाहिए, तो उनको सैंक्शंस मिलेंगे। If any default is made in complying with the requirement of this section, the company and every officer who is in default shall be liable to penalty of 1,000 for every day. If default continues, shall not exceed rupees 1 lakh. Maximum penalty 1 लाख तक हो सकती है। आपको ई फॉर्म्स में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने नीचे ई फॉर्म वापस से पूरे सेग्रीगेट करके अच्छे से दिए हैं। सो आप कभी रिवाइज करना चाहो तो आपके लिए ई फॉर्म्स रेडी रहे। इज इट वेरी क्लियर? यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का अल्ट्रेशन होता है खत्म। समझ में आया पक्का सबको? जोर से बोले सुनो, यहाँ तक आइडिया क्लियर है? ये चीज़ को याद रखिएगा, इतना भी अगर आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? चलो आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। 2-5 मिनट तक के आपका चैट सिस्टम शुरू रहेगा टेलीग्राम का। आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, मैं उसको एड्रेस करने की यहीं पे कोशिश करूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो।